দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो चैप्टर का नाम कुछ ऐसा है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये बेसिक होता है। स्टैटिस्टिक्स का बेसिक ये होता है कि अगर हम लोग ये पढ़ेंगे तो ही हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में जीरो से पता होगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ये मेरा हैंड रिटन नोट है। ठीक है, तो ये हम शेयर कर देंगे, ये कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, ये रहेगा तो ही एग्जाम में हेल्प होगा, क्योंकि ये सेम चीज जो है पीडीएफ में भी है, मैट में भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें काफी ज्यादा है। तो अगर ये तुम लोग नोट डाउन कर लोगे तो क्या होगा कि जब एग्जाम देने जाओगे बस इतना इतना समरी देखने से काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता देंगे और ये पीडीएफ को हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल होता है तो हम हर बार ऐसे ही करते हैं। तो ये थियोरेटिकल पार्ट जो है ऐसे ही पढ़ाएंगे, यहाँ पर ये पीडीएफ दिखेगा, हम बताते जाएंगे सारा चीज। और ये पीडीएफ को क्या करना है, जरूर से जरूर लिख लेना है। ठीक है, हम और लिखवा नहीं रहे हैं। ठीक है, लिख लेना है। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स का क्या है, इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन पढ़ना है। ठीक है, ये हम साइड में जो लिख रहे हैं ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि मेन यही लिखना है। तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन हमें समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ, ये मैथ का एक ब्रांच है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसका डेफिनेशन हम लोग दो तरीके से समझेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का जो डेफिनेशन है इसे दो तरीके से समझा जाएगा। एक होता है सिंगुलर सेंस में। ठीक है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ये दोनों चीज हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कोई भी डेटा। एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही क्या है, डेटा रिलेटेड जो बात है उसे हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कोई भी डेटा, ठीक है, उसका कलेक्शन अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग डेटा का कलेक्शन करते हैं तो प्लूरल सेंस में उसे स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। अब डेटा कितने तरीके का हो सकता है, अब डेटा का कलेक्शन का मतलब क्वांटिटेटिव डेटा भी होगा, क्वांटिटेटिव। ठीक है, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा या फिर क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। अब इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर मेरा हैंड राइटिंग नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ सकते हो बाद में जब कॉपी करोगे। ठीक है, तो ये देखो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ, स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब है एनी डेटा कलेक्शन, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता रखा है क्या लिखा हुआ है। तो डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कलेक्टेड टू डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर हमें कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो अगर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, तो उसे प्लूरल सेंस में हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के बारे में भी तुम लोग डेटा कलेक्ट कर, जैसे मान लो अगर तुम लोग गूगल में सर्च कर रहे हो, हम दिखाते हैं, जैसे मान लो गूगल में सर्च कर रहे हो इस तरीके से, देखो हम प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, क्योंकि ये समझने वाला चीज है। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन अभी नहीं आएगा। जैसे मान लो डेटा, डेटा अबाउट हूम। ठीक है, ये देखो अगर हम लोग ये लिखते हैं डेटा, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक सेकंड बताते हैं। डेटा नहीं लिख के इसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स अबाउट होनी,
ये देखो स्टैटिस्टिक्स अबाउट धोनी। अगर तुम लोग के पास कोई डिवाइस है तो वहां पर भी तुम लोग देखो, चेक करके देखो। यहाँ पर जैसे ही मैंने लिखा स्टैटिस्टिक्स अबाउट धोनी, तुम लोग कुछ और भी लिख के ट्राई करके देखो। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्योंकि वो प्लेयर है तो देखो उसका बैटिंग स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, देखो ये सब दिया हुआ है, टेस्ट कितना, ओडीआई कितना खेले हैं, ठीक है, ये सब दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विकेट कीपर के अकॉर्डिंग जो स्टैटिस्टिक्स है, मतलब एज ए बैट्समैन क्या उनका डेटा रहा है, ठीक है, मतलब कितना क्या। अब डेटा किस बारे में है, अब क्रिकेट में जो जो सेक्टर वगैरह होते हैं, जैसे टेस्ट खेलना होता है, ओडीआई होता है, टी20 होता है, आईपीएल होता है, तो उसका डेटा मिलेगा। यहाँ पर भी देखो टेस्ट, ओडीआई, टी20, आईपीएल, इसके बारे में भी डेटा मिल रहा है, क्या चीज के ऊपर, कि विकेट कीपर के अकॉर्डिंग उनका स्टैट क्या रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉलिंग, बॉलिंग के अकॉर्डिंग उनका स्टैट क्या रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने क्या लिखा था, स्टैटिस्टिक्स अबाउट धोनी। तो धोनी के बारे में जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और अगर यहाँ और भी डिटेल्स में पता करना है तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर सब प्रोफाइल वगैरह दिया हुआ है। तो ये क्या निकल के आ गया, स्टैट, ये देखो स्टैट, ठीक है। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स, तो हम क्या बता रहे थे कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा, ठीक है, एनी डेटा, किसी भी तरीके का डेटा। अब मुझे कैसा डेटा दिखाएगा, जैसा चीज मैंने सर्च किया, मैंने धोनी के बारे में किया है तो उन वो धोनी क्योंकि क्रिकेटर है तो उसके रिगार्डिंग मुझे डेटा दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो और उसके बाद इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस वगैरह कैसा रहा, टेस्ट कितने सारे खेले हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग कोई भी चीज एनालिसिस करना चाहेंगे तो उसको हम लोग प्लूरल सेंस में क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है किसी भी तरीके का डेटा कलेक्शन। अब बात रहा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, ये देखो। क्वांटिटी मतलब जब नंबर्स में हमें कुछ दिखेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ नहीं दिख रहा है, मान लो धोनी ने कोई अवार्ड वार्ड विन किया है, ठीक है, अवार्ड मिला है किसी भी कारण से, ठीक है। तो ये देखो जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है, या फिर और भी कुछ जो है अवार्ड वगैरह मिल रहा है, तो वो क्या है, वो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, वो क्वांटिटी नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरीके का डेटा होता है, लेकिन डेटा को हमें हमेशा क्वालिटेटिव को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव में, ठीक है, क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव डेटा डायरेक्टली हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें इस तरीके का डिजिट वाला कलेक्शन चाहिए होता है, ठीक है, डिजिट से ही हम लोग कैलकुलेट करके एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसको कितने सारे अवार्ड मिले, ठीक है। मान लो किसी को ABCD इस तरीके का अवार्ड मिला, मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। तो टोटल 4 अवार्ड्स मिला, तो ये क्या हो गया, अवार्ड का नाम है, ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको 4 काउंट करवा दिया तो ये मेरा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरीके का होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जो डिजिट में हमें डायरेक्टली दिख रहा है, क्वालिटेटिव मतलब जो है डिजिट में नहीं दिख रहा है, किसी और तरीके से दिख रहा है, लेकिन हम लोग उसे डिजिट में ट्रांसफर करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ बताया, देखो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, प्लूरल सेंस में। अब सिंगुलर सेंस में क्या होता है, सिंगुलर सेंस जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है ये एक पूरा सब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस एंड सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सारा चीज बताते जा रहे हैं। प्रोसेस एंड सब्जेक्ट, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस एंड सब्जेक्ट है। प्रोसेस एंड सब्जेक्ट का मतलब हो गया, यहाँ पर सिर्फ डेटा कलेक्शन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे, डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करना है, फिर उसको प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, डेटा का कलेक्शन, ठीक है। वो तो अभी मैंने दिखाया, वो तो यहाँ पर भी है, डेटा कलेक्शन जो है प्लूरल सेंस में भी होता है, लेकिन और दो एडिशनल चीज होगा, ठीक है, एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग, और एक हो जाएगा प्रेजेंटिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग। अब एनालाइजिंग जो है वही मेन होता है स्टैटिस्टिक्स में, जैसे तुम लोग जो है एवरेज निकालते हो, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, इंडेक्स नंबर जो सीखे हो, ये इस तरीके का जो है ये एनालाइज होता है, ठीक है। तो एनालिसिस जो है वो मैक्सिमम चैप्टर में ही हम लोग को दिखेगा, मतलब कुछ मैथमेटिकल जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो एनालाइज है, ठीक है। कलेक्शन का मतलब हो गया कि कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है। जैसे देखो ना, ये प्रेजेंटेशन का मतलब हम बताते हैं क्या होता है, जैसे यहाँ देखो,
प्रेजेंटेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये कैसे प्रेजेंट किया है, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया है, ये थोड़ा टेबल फॉर्म में ना, रो है कॉलम है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया प्रेजेंटेशन। तो वही बोल रहा है कि देखो सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, साथ ही साथ उस डेटा का प्रेजेंटेशन और एनालाइजिंग, ये जब तीनों चीज एक साथ हो रहा है तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है। यहाँ पर सिंगुलर सेंस में इसे स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ये देखो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड मतलब ये तीनों चीजों को मिला के साइंटिफिक मेथड बनेगा। क्या क्या, कलेक्शन डेटा का, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो कलेक्शन और प्रेजेंटेशन ये दोनों ही हम लोग अभी ये बेसिक चैप्टर में सीखने वाले हैं। और एनालाइजिंग जैसे तुम लोगों ने कुछ कुछ किया है, जैसे कि इंडेक्स नंबर होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके का चीज नाम तो सुना होगा, किया हो या नहीं किया हो, तो वो हो जाएगा हम लोग का एनालाइजिंग। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, ये सब हम लोग ये प्रोसेस फॉलो क्यों करते हैं, ये कलेक्शन करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, ये जो प्रोसेस है ये हम लोग फॉलो क्यों करते हैं, ताकि हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ड्रॉ कर पाए। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है यूज टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। जैसे तुम लोग किसी भी चीज में कंक्लूजन लिखते हो ना, वैसे ही जैसे डेटा कलेक्ट कर लिया मैंने, एनालाइज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, ठीक है, अब ये सारे कामों को करने के बाद कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन्फेरेंस मींस कंक्लूजन रीच ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। तो हम लोगों ने जो भी डेटा कलेक्ट किया, उसके जो भी मतलब एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किया डेटा के तौर पे, ठीक है, और जो भी हमें रीजन दिखा उससे हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला। अब कंक्लूजन रीजन ये किस चीज का होगा, जो भी चीज का हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया, ये देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को धोनी का डेटा दिखाया, ठीक है, तुम लोग कोई और डेटा देख सकते हो, कोई कंट्री का देख सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम में वेदर का देख सकते हो, तुम लोग को जैसा डेटा चाहिए, कोविड पीरियड का डेटा देख सकते हो कि कौन से कंपनी का कैसा इनकम कम ज्यादा हुआ। तो जो भी चीज का तुम लोग डेटा कलेक्ट करके एनालाइज करके प्रेजेंट करना चाहते हो, फिर उससे कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ तो मैंने काफी सारे एग्जाम्पल बताए भी तुम लोग को। यहाँ पर मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा है, देखो सिंगुलर सेंस में यहाँ पर लिखा है, आफ्टर applying statistical method we have arrived at a conclusion that rainfall in last 5 year is reduced। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लो लास्ट 5 years का रेनफॉल का डेटा निकाला है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिख सकते हो रेनफॉल इन लास्ट 5 years, ये देखो रेन फॉल इन लास्ट 5 years, ये मैंने एग्जांपल दिया, तुम लोग कुछ और भी लिख सकते हो। ये देखो अब यहाँ पर ये देखो डेटा शीट दे दिया ना, मैंने बोला ना कि डेटा दिखा देगा हमें। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर क्या मिलता है, रेनफॉल इन 2012 से 2013, ये देखो स्टैटिस्टिक्स बोल के यहाँ पर दे दिया, देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पर दिया है एनुअल रेनफॉल। ये देखो ये जो ब्लू ब्लू कलर का है ना, ये डायग्राम है, ये प्रेजेंटेशन है, ये बार चार्ट है। ठीक है, तो बार डायग्राम के थ्रू से इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि 2012 में कितना रेनफॉल हुआ, 2013 में कितना रेनफॉल हुआ, 14 में कितना रेनफॉल हुआ। तो ये हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, फिर ये देखो अलग अलग चार्ट के थ्रू से काफी सारा चीजों को समझाया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोग अगर गूगल में सर्च करोगे किसी भी चीज का, तुम लोग को डेटा मिल जाएगा। और ये डेटा कलेक्ट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन में आ सकते हैं। तो पूरे रेनफॉल का डेटा कलेक्ट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमें ये लगा कि लास्ट 5 साल में जो है जो रेनफॉल है उसका जो है उसमें रिडक्शन दिखा है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर से रिडक्शन दिखा है, तो जो हमें कंक्लूजन मिलेगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए, ये एग्जांपल ही याद रखना है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये जस्ट ये पॉइंट को समझाने के लिए कि कलेक्शन का मतलब क्या, प्रेजेंट का मतलब क्या, एनालाइज का मतलब क्या। और प्लूरल सेंस में मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच स्टैटिस्टिक ऑफ द स्टेडियम। किसी एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच का स्टैटिस्टिक्स देखा गया है, जिसमें बोल रहा है चेजिंग टीम विंस मोस्ट। मतलब मान लो कोई एक क्रिकेट स्टेडियम में जो है क्रिकेट खेला जाता है, तो उस स्टेडियम में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो चेजिंग टीम होती है वही सबसे ज्यादा मैच को विन करती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। तो तुम लोग को बाकी और भी काफी सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा, तुम लोग पीडीएफ में देखोगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग को देखो, हम बार बार बोल रहे हैं ये, लेकिन लिख लेना है। अगर तुम लोग सोचोगे कि इसको नहीं लिखेंगे, ओनली पीडीएफ में रख देंगे, देखो पीडीएफ तो हम शेयर कर ही देंगे, वो तो मुझे करना ही है, लेकिन तुम लोग को लिख लेना है जरूर से। ठीक है, अगर नहीं लिखोगे तो फिर एग्जाम टाइम में बहुत मुश्किल होगा।
तो यहाँ पर अभी हम लोगों को क्या पता चला, स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पर अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन पढ़ा। तो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन दो तरीके से दिया गया है, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में क्या है, कोई भी तरीके का डेटा अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स। अब डेटा कैसे हो सकता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दो तरीके का ही हो सकता है। जो कि क्वांटिटेटिव डेटा डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं, बट क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ कलेक्शन नहीं है, कलेक्ट किए गए डेटा का प्रेजेंटेशन और उसका एनालिसिस, फिर उससे हम लोग कंक्लूजन, जिसको यहाँ पर बोलते हैं इन्फेरेंस, ठीक है। तो हम लोग इन्फेरेंस जो है वो ड्रॉ करेंगे जो भी एविडेंस हमें मिला उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इस पे काफी सारा तुम लोग को एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है समझ के याद रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जो है ये भी हम लोग को जो है थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखना है। रुको इसको, ये देखो क्या दिया है, बोल रहा है कि हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है ना, इसको लेके थोड़ा जो है क्या बोले, मतलब कोई बोल रहा है कि हम लोगों का वर्ड है, कोई बोल रहा है हमारे यहाँ पर इसका इन्वेंशन हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे देखो बोल रहा है कि लैटिन में, ठीक है, लैटिन जो है वहां पर इस वर्ड को बोला जाता है स्टेटस। क्या ये हमें याद रखना है? हाँ, ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इटालियन में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है स्टैटिस्टा, ठीक है। तो तुम लोग को ये पॉइंट जो है याद रखना है। लैटिन में होता है स्टेटस, ठीक है। इटालियन, इटालियन में होगा स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा, ठीक है। जर्मन, जर्मन में हो जाएगा स्टैटिस्टिक, ठीक है। जर्मन में स्टैटिस्टिक। और फ्रेंच जो है, फ्रेंच के हिसाब से स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये याद रखना, ये तो देखो मेमोरी का बात है, ये याद रखना है कि हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ओरिजिन, और ये हो गया वर्ड, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। तो लैटिन के हिसाब से ये बोल रहा है कि स्टैटस है, STATUS। इटालियन का स्टैटिस्टा, और जर्मन का स्टैटिस्टिक, ठीक है। और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक, QUE, ठीक है। इसमें एमसीक्यू पूछेगा तो ये तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब पब्लिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो स्टैटिस्टिक्स जो है ये सबसे पहले इसके बारे में जो बुक्स लिखा गया था, तो तुम लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य का जो बुक है अर्थशास्त्र बोल के, तो वहां पर जो है 4th century BC, ठीक है। मतलब बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत हिस्ट्री याद है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही जो है चाणक्य या कौटिल्य का बात आता है, और उनका लिखा गया जो बुक है अर्थशास्त्र, वहां पर हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज मिलेगा। मतलब स्टैटिस्टिक्स कोई आज का चीज नहीं है, बहुत पुराना चीज है, 4th century BC, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चाणक्य का जो बुक है उसमें हमें क्या मिलेगा, बुक का नाम भी याद रखो, अर्थशास्त्र हिस्ट्री में जरूर पढ़े होगे, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य। तो यहाँ पर क्या मिलता है बुक्स में, देखो बोल रहा है कि कितने लोगों का बर्थ हुआ था, कितने लोगों का डेथ हुआ था, या फिर और भी काफी सारा चीज मिलता है। मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है। तो इतना याद रखो कि ये स्टैटिस्टिक्स कोई न्यू चीज नहीं है, ठीक है। कौटिल्य के टाइम से ही ये स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे देश में चलता आ रहा है, जब जो कि 4th century BC का है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, ठीक है। वो चंद्रगुप्त मौर्य मैंने यहाँ लिखा नहीं, तुम लोग चाहो तो अपने से लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें बुक्स में क्या मिला था, बर्थ डेथ, ठीक है, बर्थ डेथ का रिकॉर्डिंग मिला था कि कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों का डेथ हुआ, या और भी काफी सारा चीज, ठीक है। इसके अलावा अबू फैजल जो है, अबू फैजल का बुक, ये भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, ऐनी अकबरी बोल के, ठीक है। ऐनी अकबरी बोल के अबू फैजल का जो बुक्स है उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का यूज देखा गया। किस बारे में? मेनली एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बता देते, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है लिखते टाइम प्रॉब्लम हो, तो एक बार बता दे रहे। देखो मैंने लिखा है
कौटिल्यस बुक अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें पॉइंट 2 दे के लिखा है रिकॉर्ड किस चीज का मिला था, बर्थ एंड डेथ, ठीक है। ये कब का बुक है, 4th century BC, तुम लोग लिख सकते हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी लिख सकते हो। अबू फैजल, ठीक है, अबू फैजल जो बुक है वो है ऐनी अकबरी, AINI, ऐनी अकबरी, ठीक है। और यहाँ पर किस चीज का हमें डेटा यानी स्टैटिस्टिक्स मिला था, रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑन दैट मोमेंट हमारे देश में एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन था, कितना चावल, कितना गेहूं, क्या हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड रिकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस बुक्स में मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हिस्टोरिकल चीज, क्योंकि ये MCQ में पूछता है, इसीलिए ये हिस्टोरिकल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो, बोल रहा है कि फर्स्ट सेंसस, सेंसस का मतलब हिंदी में क्या होता है, जनगणना, ठीक है। যে জনগণনা হয় সেটাকে বলে সেন্সাস। तो देखो फर्स्ट सेंसस कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 300 BC टू 2000 BC, ठीक है। ये टाइम ड्यूरेशन उतना एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन पूछ सकता है कि फर्स्ट सेंसस। अब ये सेंसस का बात यहाँ क्यों दिया है, क्योंकि जनगणना जो है यानी जो सेंसस है वो भी तो डेटा कलेक्शन है कि हमारे देश में कितने पॉपुलेशन, ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडिया का इतना पॉपुलेशन है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, जनगणना से ही पता चलता है। सेंसस रिपोर्ट जब आता है उससे पता चलता है कितने मेल है कितने फीमेल है, वो भी सेंसस रिपोर्ट से पता चलता है। मतलब डेटा पहले कलेक्ट होता है, फिर उस डेटा का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, फिर उसका एनालाइज होता है, इससे हमें पता चलता है हमारे देश में कितने मेल है फीमेल है, ठीक है। इससे और भी अगर हम लोग कंक्लूजन लाना चाहे, मान लो कितने लिटरेट है कितने इलिटरेट है, ये सारी चीज, कितने बच्चे हैं, कितने 60 ईयर्स से ज्यादा एज के पर्सन है, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट सेंसस का बात इसीलिए दिया है बिकॉज ये भी हमें स्टैटिस्टिक्स को ही बताता है। तो फर्स्ट सेंसस हुआ था इजिप्ट में 300 BC टू 2000 BC में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, ये जो पेज देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पर यही इंपॉर्टेंस है कि हमें MCQ में कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंड पेज में हम लोगों ने मेनली क्या पढ़ा कि काफी सारे देश में स्टैटिस्टिक्स का यूज तो होता है, तो और सभी कोई अपना अपना वर्ड जो है बता रखे कि भाई लैटिन में ये स्टैटस होता है, इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक्स, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक, ठीक है। और पब्लिकेशंस भी देख लो, यहाँ पर पब्लिकेशंस मतलब कौन कौन से बुक्स में हमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट सेंसस जो है वो इजिप्ट में हुआ था, और बुक्स दो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का था, 4th century BC, ठीक है। और यहाँ पर हमें लोगों का बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्डिंग मिला था मैक्सिमम, और ये जो है रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर जो है एबू फैजल का ऐनी अकबरी में हमें मिला है, ठीक है। तो ये देखो दो स्लाइड जो है हम लोगों का हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्शियल इंडस्ट्री, ये तीन चीज ही मैंने लिखा है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में और कॉमर्शियल इंडस्ट्री में। अच्छा, इकोनॉमिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे तुम लोग देखते ही हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड सप्लाई, ठीक है, ये सारी चीजों में डेटा ही तो कलेक्ट करते हो कि डिमांड इतना था, सप्लाई इतना था, प्राइस में ये चेंजेस दिखा, तो वो जो टेबल बनता है कि इतना प्राइस था तो इतना डिमांड, जैसे मान लो प्राइस 10 था, ठीक है, फिर 12 हो गया, फिर मान लो 14 हो गया, तो डिमांड क्या, मान लो पहले 8 था, फिर 7 हो जाएगा, फिर 6, मतलब क्या है, डिमांड कम हो जाएगा प्राइस बढ़ने से जो होता है। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा लिखा, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, काफी सारी चीजों में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है वो हम बता देते हैं। इकोनॉमिक्स लिखा है, फिर लिखा है टाइम सीरीज, कॉमा देके, इंडेक्स, डिमांड, इकोनोमेट्रिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एटसेट्रा। अब ये क्या होता है, देखो टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब होता है, ये टाइम सीरीज एनालिसिस जो है CMA में है, मैंने करवाया था इसके पहले कि टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है। देखो जैसे कोई कंपनी का, मान लो 2000, किसी कंपनी का मान लो 2010 से लेके 2024 तक का हम लोगों ने जो है टर्नओवर लिया, ठीक है, टर्नओवर का डेटा निकाला, फिर उसको एनालिसिस किया। अब उसको एनालिसिस करने के लिए, जैसे मान लो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो तीन डेटा है 10, 12 और 14, उसका एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे करके एवरेज निकाल लेंगे। और
ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस है ये भी अपना एक मेथड है, ठीक है। मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस को कैलकुलेट करने का अलग अलग मेथड होता है। जैसे ये एवरेज का मेथड हो गया, ठीक है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे करना है वो भी अलग मेथड होता है। तो वो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बात हो गया, ठीक है, कि हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक्स जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन लाने के लिए, ठीक है। इंडेक्स नंबर का यूज, तो इंडेक्स नंबर भी सभी ने किया होगा। इंडेक्स नंबर देखो, क्योंकि ये सीए सीए में दोनों में ही होता है। इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या निकालते हैं कि जो इंडेक्स है अभी कितना चल रहा है। इंडेक्स का मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान मेनली जो है उसका प्राइस जो है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है। मतलब ये एक जो है मैं ये क्या होता है ना, इंडिविजुअली डेटा को कलेक्ट करके फिर उसको एक टर्म में ट्रांसफर किया जाता है, एक सिंगल डेटा में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे पता चलता है कि हम लोग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये भी देखो मैंने तुम लोग को जब पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, ये देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे निकालते हैं। ये देखो कॉस्ट ऑफ, दिखाते हैं, लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये देखो ये तो फॉर्मूला दिखा रहा है कि कैसे करके कैलकुलेट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक प्राइस इंडेक्स है। बेसिकली प्राइस इंडेक्स होता है कि हमारे रहने का ये सब चीजों का खर्चा करेंटली क्या चल रहा है, इसको एक सिंगल नंबर से काफी सारे कैलकुलेशंस के साथ इसको एक सिंगल नंबर में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मैंने तुम लोगों को पूरा चैप्टर जो है वो अलग है, ठीक है। तो ये हर एक ये इतना बड़ा बड़ा चीज तो यहाँ पर हम लोग बोल नहीं सकते, ये इंडिविजुअली चैप्टर करवाया है गया है मेरा, ठीक है। और अगर जिनका नहीं हुआ है उनको भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है, ये देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये देखो बाई सिटी, सिटी वाइज, ये देखो यही हम ढूंढ रहे थे कि तुम लोग को दिखा पाए। ये देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है, मतलब किस शहर में, ये सिटी वाइज है ना, तो किस शहर में रहने का खर्चा कितना है। ये देखो ये सब विदेश का दिया हुआ है, ठीक है, ये सब विदेश का दिया है। तुम लोग चाहो तो इंडिया में अलग अलग जो है स्टेट वाइज निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या चल रहा है। देखो ये देखो कॉस्ट ऑफ रेंट इंडेक्स, रेंट का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जो है वो एक मतलब क्या बोले, इंडेक्स के थ्रू से इस चीज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिकली किस जगह का रहने का खर्चा कितना है, ठीक है, कितना कम है या कितना ज्यादा है, ठीक है। वो काफी सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये जो होता है ना निफ्टी, ये सब होता है, तो वो देखो मार्केट में कितना कंपनी है, सारे कंपनी का शेयर है, ठीक है। अब सारे शेयर्स का जो है एक उतार चढ़ाव को लेके जो है एक इंडेक्स बनाया गया है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट क्या चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो ये सब जो है ह्यूमन बीइंग का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, कि रहने का ये सब चीजों का खर्चा। ये देखो रेंट इंडेक्स, ये सब दिया हुआ। तो जो भी हो, यहाँ पर मेनली इकोनॉमिक्स में क्या क्या जो है एप्लीकेशन, ये सब बस इतना ही एप्लीकेशन नहीं है, और भी काफी सारा है, इसलिए मैंने एटसेट्रा लिख रखा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स, ठीक है, इकोनोमेट्रिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस तो तुम लोगों ने किया होगा। रिग्रेशन एनालिसिस मतलब होता है दो वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन। मतलब मान लो कि जैसे मान लो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। देखो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मान लो सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट है, तो अगर मेरा सेल्स ठीक ठाक चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट में कम खर्चा करना पड़ेगा। अगर मेरा सेल्स गिर रहा है, कम हो रहा है, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो उसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुझे कितना कम करना है कितना ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना टाइम सीरीज इंडेक्स, ये सब जो है टेक्निक है जिसका यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें चीजों को देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला रिग्रेशन एनालिसिस जो मेथड है उसको यूज करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स अगर है, एक एक जब एक वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो उस तरीके से, ठीक है, सॉरी एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन सेल होता है, कि सेल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा करना है, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअली चैप्टर होता है। जैसे इंडेक्स नंबर हम लोगों ने किया है, रिग्रेशन एनालिसिस जिन्होंने किया है, तो ये सब चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे। तो बेसिकली तुम लोग इतना समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का काफी सारा यूज है, जैसे तुम लोग देखते ही हो इलास्टिसिटी, डिमांड वगैरह ये सब। अब बिजनेस
बिजनेस मैनेजमेंट में भी जो है स्टैटिस्टिक्स का काफी सारा यूज होगा, ठीक है। जैसे देखो बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे मान लो मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, मुझे नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करना है, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले सर्वे करती है, ऐसा नहीं कि अचानक से प्रोडक्ट लॉन्च करती, ठीक है। पहले वो काफी सारा सर्वे करेगी, लोगों से जाके जो प्रोडक्ट बनाना चाहती है, ठीक है, उसका फीडबैक लेगी। कि जैसे मान लो कोई कंपनी नया मोबाइल बनाना चाहती है, तो मार्केट में तो काफी सारा मोबाइल है, ठीक है। अब लोगों को जाके पूछेगी कि हम लोग इस तरीके का चीज बना रहे हैं, तो लोगों से हमें रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, नया फीचर्स हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो काफी सारा क्वेश्चन बना के सर्वे किया जाता है और उसके बाद कंक्लूजन में आया जाता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या उसका फीडबैक क्या आया, ठीक है, क्या हम लोग इसे मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अचानक से पैसा खर्चा करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले कंपनी काफी सारा सर्वे करती है। तो वो हो गया बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन। देखो बिजनेस डिसीजन डिसीजन कि मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कौन सा नहीं बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं नहीं बिक रहा है बंद कर देना चाहिए। तो डिसीजन, बिजनेस डिसीजन रिलाई अपन क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का या इंडस्ट्री, कॉमर्शियल या इंडस्ट्री के केस में, जैसे मान लो गवर्नमेंट को कोई कंपनी को सब्सिडी वगैरह देना है, किसी एक टाइप ऑफ कंपनी को सब्सिडी देना है, उसका डिसीजन लेना, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल वे में। तो क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पर मैंने क्या क्या एग्जांपल लिखा है, सैलरी, purchase of raw material, sales of finished goods, wages etc are analyzed and decision and policy taken according to situation। मतलब मुझे कोई भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को कितना सैलरी देगी, कितना रॉ मटेरियल परचेस करेगी, फिनिश गुड्स कितना सेल करना है, ठीक है, लेबर को वेजेस कितना देना है, वो सब एनालिसिस करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है, नया कोई पॉलिसी लेना है अपने बिजनेस में। तो ये हो गया कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के केस में एप्लीकेशन हो गया स्टैटिस्टिक्स का। तो बेसिकली देखो स्टैटिस्टिक्स हम लोग तीन फील्ड में यहाँ पर दिया हुआ है कि यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक के फील्ड में, इकोनॉमिक्स के फील्ड में बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और कॉमर्शियल या इंडस्ट्री में जो है स्टैटिस्टिक्स का काफी सारा एप्लीकेशन होता है। जैसे देखो ना, तुम लोग अगर मोबाइल खरीदोगे आज या कोई लैपटॉप खरीदोगे या कुछ और खरीदोगे, तो क्या कर सकते हो, गूगल में जाके जो भी है मोबाइल के बारे में, मान लो तुम लोग का जो भी बजट है या लैपटॉप खरीदना चाहते हो जो भी बजट है, उसके लिए सर्वे कर सकते हो। कैसे? कि बेस्ट मोबाइल इन ना इन इंडिया, ठीक है, इस तरीके से तुम लोग सर्च करके देख सकते हो। वहां पर जब बेस्ट मोबाइल बोल के सर्च करोगे ना, तो वहां पर उसका सारा फीचर्स दिखेगा, ठीक है, कितना क्या है नहीं है, ठीक है। या फिर लैपटॉप ले रहे हो तो कितना रैम है, क्या फीचर्स है, क्या स्क्रीन है, ठीक है। फिर तुम लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे, फिर अपना बजट देखोगे, फिर उसके बाद परचेस करोगे। मतलब हो गया ना स्टैटिस्टिक्स का ही यूज। जब तुम लोग वो सब डेटा किसी ने कलेक्ट किया होगा तभी ना उसको देख के तुम लोग कंक्लूजन में आ रहे हो कि हाँ मुझे ये मोबाइल लेना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे ये लैपटॉप लेना चाहिए। तो उसी तरीके से बड़ा बड़ा कंपनी भी जब अपना डिसीजन लेगी तो वो भी एप्लीकेशन करेगी स्टैटिस्टिक्स का, वो क्यों नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम लोग एक मोबाइल खरीदने के लिए, एक लैपटॉप खरीदने के लिए डेटा एनालाइज कर रहे हैं, तो फिर ये लोग भी करते होंगे। डेटा एनालाइज करने का, डेटा का यूज करना ही तो मतलब स्टैटिस्टिक्स हो गया ना, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। अच्छा, अब स्टैटिस्टिक्स का, जैसे स्टैटिस्टिक्स काफी यूज होता है, तो स्टैटिस्टिक्स का उस तरीके से क्या है ना, एक काफी सारा लिमिटेशन भी है, ठीक है। जैसे पहला लिमिटेशन क्या बोला है, रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। अब ये बताते हैं क्या बोल रहे हैं, रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा नॉट फॉर इंडिविजुअल। मतलब ये देखो, जैसे मैंने ये एग्जांपल दे ही रखा है, जैसे मान लो 2, 5 और 8, ठीक है, इसका हमें एवरेज निकालने के लिए बोला है। अब तुम लोग बोलोगे मैंने तो एवरेज फॉर्मूला नहीं सीखा है, ठीक है, लेकिन एवरेज सभी को पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग को एवरेज नहीं पता। तो यहाँ पर हो गया, ये देखो 15/3 यानी 5 हो गया, तुम लोगों ने एवरेज निकाल लिया 2, 5, 8 का। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जैसे बोल रखा है कि एवरेज निकालो 7 का, ठीक है, 7 का एवरेज निकालो, ठीक है, एवरेज निकालो 7 का, तो कैसे निकालोगे, एक डेटा का तो एवरेज नहीं निकलेगा ना। अब तुम लोग बोलोगे 7/1 करके 7 कर देंगे, ठीक है, कर सकते हो। बट अगर
टेक्निकली देखा जाए तो 7 का कोई एवरेज नहीं होगा, वो 7 ही रह जाएगा, क्योंकि जब तक मोर देन 1 डेटा नहीं होगा तब तक हम लोग एवरेज का जो टेक्निक है उसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही बोला है रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब काफी सारा जब डेटा होगा तभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एवरेज मेथड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं कर सकते। या फिर मान लो एक ये तो हो गया देखो क्वांटिटेटिव डेटा, ये देखो ये क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन मान लो मैंने कोई क्वालिटेटिव डेटा दे दिया, जैसे मान लो मैंने बोला ए डी और एफ, इसका एवरेज निकालो, कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर ये भी पता चला ना कि जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा ही हमारे काम का है स्टैटिस्टिक्स में, क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर इसको किसी तरीके से क्वांटिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ही यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो मेन ये जो पॉइंट है रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल, इसका मतलब ये हो गया कि जब मोर देन 1 डेटा रहेगा, ठीक है, तो ही हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं, अदरवाइज सिंगल डेटा का एवरेज हम लोग नहीं निकाल सकते। ये पहला लिमिटेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्वांटिटेटिव डेटा कैन ओनली बी यूज्ड raw ever for qualitative data, ठीक है। however for qualitative data it needs to be quantitative। तो अभी मैंने वही सिखाया, ठीक है, अभी मैंने वही बोला कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वही यूज कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को जो है हमें क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी हम लोग यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ये भी एक लिमिटेशन हो गया। कैसा, जैसे कि मैंने अभी एबीसीडी वाला एग्जांपल बोला ना, तो उसमें मैंने क्या बोला कि जो वो हो गया क्वालिटेटिव, एबीसीडी अगर दिया हुआ है वो हो गया क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव डेटा जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर किसी तरीके से क्वांटिटी में ट्रांसफर कर पाएंगे तो ही हम लोग उसे यूज कर पाएंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा बोला है प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन कंडीशन एजम्पशन एंड एनी चेंज इन दैट विल चेंज प्रोजेक्शन। मतलब जैसे मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ये हम बता रहे हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर फोरकास्टिंग, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फ्यूचर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो अगर मान लो हम लोग कोई एक इंसान, मान लो ये मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए मान लो बैंक में गया, ठीक है, बैंक में गया क्या लेने के लिए, मान लो बैंक में गया है लोन लेने के लिए, ठीक है, उसे अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, ठीक है, उसे अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए। तो कंपनी सॉरी बैंक जो है वो ऐसे ही लोन थोड़ी ना देगी, बैंक बोलेगी आप अपने, आप जो जिस बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो उसका एक प्रोजेक्टेड मुझे बताओ, प्रोजेक्टेड मतलब मुझे एक फ्यूचर फोरकास्ट बताओ कि ये बिजनेस करके आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है, मतलब एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड बताओ कि इसमें आप जो है कितना प्रॉफिट कमा लोगे, हम उस हिसाब से सोच के आपको लोन देंगे। अगर आप नहीं दिखा सकते हो फिर हम नहीं देंगे, ठीक है, मुझे उस प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा ना सही तरीके से, प्रोजेक्टेड पीएल बना के दिखाना पड़ेगा उनको कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा मुझे लगता है। फिर अगर बैंक वाले को सही लगेगा तो वो लोन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ऐसे ही जाके लोन चाहिए बोलने से कोई लोन नहीं देगा, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने क्या बनाया प्रोजेक्टेड पीएल, क्योंकि अभी तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले हम लोग लोन ले रहे हैं काम स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस तो अभी स्टार्ट नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लेंगे, लेकिन लोन लेने के पहले हमें एक प्रोजेक्टेड पीएल या प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के बैंक को देना पड़ेगा कि देखिए ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है जब हम ये बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, बैंक ने उस हिसाब से हमें लोन पास किया, यहाँ लिखा हुआ है देखो प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग, बैंक से लोन लेने गए तो हमें एक प्रोजेक्टेड पीएल उन्हें देना पड़ेगा। तो प्रोजेक्शन आर बेस्ड ऑन कंडीशन एंड एजम्पशन, तो ये जो पीएल हम लोग बना रहे हैं ऑन दैट मोमेंट जो भी बिजनेस हम लोग करना चाह रहे हैं उसके मार्केट डिमांड या उसमें क्या हमें बेनिफिट या प्रॉफिट वगैरह मिलेगा उसके अकॉर्डिंग या कोई एक एजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये जो पीएल हम लोगों ने बनाया ये तो एक्चुअल में अभी तक जो है बना नहीं है पीएल, मतलब एक्चुअली में सच में प्रॉफिट तो हुआ नहीं, हम लोग प्रोजेक्टेड, जैसे मैंने बोला तुम लोगों को कि तुम लोग मुझे एक प्रोजेक्टेड अपना जो है आंसर सॉरी आंसर बोल रहे हैं, मतलब एक क्या बोले रिजल्ट का एक प्रोजेक्टेड शीट बना के दो, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं तुम लोग मुझे बताओ कि अकाउंट्स में कितना मिल जाएगा, तुम लोग को मैथ एंड स्टैट में कितना मिल जाएगा,
लॉ में कितना मिल जाएगा, ये 3 मैंने मान लो सब्जेक्ट दे दिया और बोला कि तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें कितना कितना मिल सकता है, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है, तो तुम लोग मुझे जो आंसर दोगे वो क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड, ठीक है। अब ये जो आंसर दोगे ये फ्यूचर फोरकास्ट का आंसर दोगे। अब कोई बेसिस पे ही दोगे, जैसे मान लो किसी का अकाउंट्स में तैयारी अच्छा है, ठीक है, अकाउंट्स काफी अच्छे से पढ़े हो, कॉन्फिडेंस है, तो तुम लोग को लग रहा है कि अकाउंट्स में हमें 100 में आउट ऑफ 180 मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैथ स्टैट में लग रहा है कि नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे 50 मिलेगा, ठीक है। लॉ में भी मेरा अच्छा तैयारी है, मान लो मुझे 70 मिलेगा। तो ये तुम लोगों ने क्या एजम्पशन के अकॉर्डिंग किया ना कि भाई मेरा किस में ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक मैंने अच्छे से किया है, उसके बेसिस पे मैंने बताया कि ये होगा। लेकिन जो बेसिस पे बताया मान लो एक्चुअली एग्जाम में वैसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर ये 80 50 और ये 70 में चेंजेस दिख सकता है, ठीक है। तो वही बोला है कि प्रोजेक्शन जो है वो कोई कंडीशन या एजम्पशन पे बेस्ड होता है। अगर वही चेंज हो गया तो फिर हमारा प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मान लो ये 80 हो सकता है कि ये 50 हो गया, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो प्रोजेक्शन मतलब तुम लोगों ने सोचा था अकाउंट्स का तैयारी अच्छा है, लेकिन एग्जाम जब दिए रियल में वैसा नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो गया, जो जितना नंबर मिलना था उससे कम हो गया। तो वही बोल रहा है कि प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन कंडीशंस एजम्पशन एंड एनी चेंज इन दैट विल चेंज इन प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्शन जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई एजम्पशन या कंडीशन पे बनाते हैं, लेकिन अगर वो एजम्पशन कंडीशन ही चेंज हो गया तो फिर हम लोग का प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर देखो बोल रहा है सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग लीड्स टू इम्प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है। तो फिर सैम्पलिंग बोल के भी एक चैप्टर होता है, जिनका है उनको मैंने करवाया है। तो सैम्पलिंग जो है वो कंक्लूजन बेस्ड होता है, ठीक है। सैम्पलिंग कंक्लूजन आर यूज्ड, इम्प्रॉपर सैम्पलिंग लीड्स टू इम्प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को एक सर्वे करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो सर्वे मान लो ये कोई सीटी ए है, ठीक है, सीटी ए है, इसमें हमें सर्वे करने के लिए बोला गया कि कितने लोगों ने कोविड का वैक्सीन लिया हुआ है। मान लो कोविड का वैक्सीन जो है कितने लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब सिटी में जितने भी लोग हैं एक एक लोगों से इंडिविजुअली जाके हम लोग पूछ नहीं सकते कि आपने वैक्सीन लिया, आपने वैक्सीन लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एरिया चूज कर सकते हैं कि हम लोग इस एरिया में जाके ना सर्वे करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि आपने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। अब मान लो हम लोगों ने जो भी एरिया चूज किया वहां पर दिखा कि मैक्सिमम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो हम लोगों ने, या फिर मान लो नहीं लिया है, ठीक है, मान लो मैक्सिमम लोगों ने नहीं लिया है अभी तक, ठीक है। तो फिर तुम लोग क्या कंक्लूजन करोगे, ये पूरे सिटी में जो है किसी ने भी वैक्सीन नहीं लिया है, ठीक है, ये कंक्लूजन ले लोगे। लेकिन ये तो सैंपल बेस्ड है ना, रियलिटी ये नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सैंपल बेस्ड होता है, क्योंकि सभी से सर्वे करना, सभी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर सर्वे करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सैंपल बेस्ड है। कंक्लूजन्स जो हम लोग ला रहे हैं ना कि सिटी में किसी ने भी वैक्सीन ले लिया, लेकिन बात ये नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने जो एरिया चूज किया ना वहां पर बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों ने कंक्लूजन ले लिया कि नहीं लिया है लोगों ने। तो वही बोल रहा है कि क्योंकि ये सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन है, तो अगर हम लोगों ने सैम्पलिंग ही इम्प्रॉपर कर लिया है, मतलब हम लोगों ने जो सैम्पलिंग किया वो प्रॉपर नहीं हुआ, हम लोगों ने वो सारे एरिया चूज कर लिए जहां लोगों ने नहीं लिया, हमें मिक्सड अप करके चूज करना चाहिए था, तो फिर हम लोग का रिजल्ट या कंक्लूजन भी इम्प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो हम लोगों ने एप्लीकेशन पढ़ लिया स्टैटिस्टिक्स का, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉमर्स और इंडस्ट्री में। लिमिटेशन क्या पढ़ा कि एग्रीगेट डेटा के लिए ही एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, क्वालिटेटिव डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा, प्रोजेक्शन जो है, जो प्रोजेक्शन जो है वो बेस्ड होता है कंडीशन या एजम्पशन पे, और कंडीशन एजम्पशन ही अगर चेंज हो गया, जो मैंने ये एग्जांपल दिया, तो हमारा प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग जो कंक्लूजन लाते हैं वो सैम्पलिंग बेस्ड होता है, तो अगर हमारा सैम्पलिंग इम्प्रॉपर हो गया तो हमारा कंक्लूजन भी गलत निकल के आ सकता है। तो ये सब लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन हर चीज का खराब और अच्छा तो होता ही है। तो ये कुछ उसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, डेटा कलेक्शन, ठीक है। तो अगर तुम लोग थोड़ा एकदम स्टार्टिंग से देखोगे तो हम लोगों ने कैसे करके स्टैटिस्टिक्स को जानना स्टार्ट किया। पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन पढ़ लिए, सिंगुलर और
सिंगुलर और प्लूरल सेंस में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये कुछ हिस्ट्री, ये स्टैटिस्टिक्स को कौन से देश में कैसे, कौन से लैंग्वेज में बोला जाता है, स्टैटिस्टिक्स हमारे देश में कौन से बुक्स में मिला था, कहीं जो है सेंसस कहाँ पर सबसे पहले हुआ था, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन पढ़ लिया। अब हम लोग जो है धीरे धीरे बाकी डेफिनेशंस में चलते हैं, जैसे कि डेटा, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसके अंडर देखो मैंने लिख रखा है वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डेटा को और भी पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स का मतलब हो गया कि कोई मेजरेबल क्वांटिटी अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। मेजरेबल क्वांटिटी मतलब, मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब, जैसे मान लो तुम लोग के भी एग्जाम में मेजरेबल क्वांटिटी क्या है, तुम लोग को इंडिविजुअली इंडिविजुअली पर सब्जेक्ट में कितना लाना पड़ेगा, इंडिविजुअली पर सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा 40, ठीक है। और एग्रीगेट में, ठीक है, एग्रीगेट में लाना पड़ेगा आउट ऑफ 400 200, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेजरेबल क्वांटिटी हो गया कि कौन सा स्टूडेंट पास किया है, ठीक है, और कौन सा स्टूडेंट फेल किया है। वो अगर मुझे मेजर करना है तो उसके लिए मुझे ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, कौन पास किया है कौन फेल किया है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स का मतलब होता है मेजर। वेरिएबल्स जैसे इसमें क्या हो जाएगा, अकाउंट्स में पास किया है कि नहीं, लॉ में किया है कि नहीं, ठीक है, मैथ स्टैट में किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स हो गया सब्जेक्ट। अब इसको मुझे ये सारे सब्जेक्ट को मेजर करना है कि अकाउंट्स में 40 मिला है कि नहीं, लॉ में 40 मिला है कि नहीं, एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम पास करने के लिए तो यही देखना पड़ेगा। मैथ स्टैट में जो है 40 मिला है कि नहीं, फिर टोटल में जो है आउट ऑफ 200 400 200 मिला है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेजरेबल क्वांटिटी। तो वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, मेजरेबल क्वांटिटी होता है। मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब मैंने समझाया, किसी भी चीज को मेजर जब हम लोग करेंगे किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है, इसका जो वर्ड है वेरिएबल वर्ड, इसका जो ओरिजिन है, कहां से ये वेरिएबल वर्ड आया, वेरी, ठीक है, वेरी से ये वेरिएबल वर्ड आया हुआ है, ठीक है। अब वेरिएबल्स भी ना दो तरीके का होता है, क्या क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। देखो लिखा हुआ है वेरिएबल्स जो है दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है। तो डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम इसको समझाते हैं कि वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। पहले हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं। देखो डिस्क्रीट और इसका क्या होता है, जैसे मान लो डिस्क्रीट, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड आउट ऑफ 100, ठीक है। तो अगर हम लोग ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि 100 में से कितने स्टूडेंट पास हुए, मान लो एक क्लास में 100 स्टूडेंट है तो कितने लोग पास हुए, तो हम लोगों को क्या डेटा मिल सकता है, मान लो 80 स्टूडेंट पास हुए हैं, या फिर मान लो 84 स्टूडेंट पास हुए हैं, या फिर मान लो 90 स्टूडेंट पास हुए, ठीक है। तो ये देखो मैंने जो डेटा लिखा है ना वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो 80 84 90। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बीच का कोई डेटा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर कि 80.2 स्टूडेंट पास हुए हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। 80.2 स्टूडेंट्स पास हुए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 80 से 84 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग ले ले, ये पॉसिबल नहीं। 80 के बाद 81 आएगा, 82 आएगा, 83 आएगा, 84 आ सकता है, ठीक है। लेकिन 80 से 84 के बीच में हम लोग बोल दिए कि 80.2 ऐसा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है, इट कांट have any value between 80 टू 84, 80 से 84 के बीच में कोई भी वैल्यू ले ले, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते 80.2 स्टूडेंट्स पास किया, ऐसा कोई डेटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। अच्छा अब देखो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देते हैं, और एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ
पेटल्स इन ए फ्लावर, ठीक है। फूल का, फूल में जो पंखुड़िया होता है ना उसका, अब मान लो कोई भी एक फूल है, अब मान लो उसमें जैसे मान लो ये फूल है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चार मैंने यहाँ पर क्या बनाया, पेटल्स बना लिया, ठीक है, चार पेटल्स बना लिया। अब हम लोग ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, रुको इसको, 5 बना लिया, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसमें मैंने 5 पंखुड़ियां बना लिया, ठीक है, 5 पेटल्स है। अब हम लोग बोल सकते हैं इसमें कितने पेटल्स है, 5 है। अब हम लोग ऐसा थोड़ी बोल सकते इसमें 4.2 पेटल्स है, ये तो नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब यही होगा। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन बाद में बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम्पल, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, ठीक है। फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए लोकेलिटी, ठीक है। अब मान लो नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, एक लोकेलिटी में कितने सारे रोड एक्सीडेंट हुए हैं, अगर हम लोग इस तरीके का कुछ सर्वे करें तो रोड एक्सीडेंट कितना हो सकता है 10 एक्सीडेंट हुआ है, 12 हुआ है। हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते 9.77 नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब इतना तो समझ में आ रहा होगा कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ये हो जाता है कि उसमें पॉइंट वाला डेटा नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, वेन ए वेरिएबल एज्यूम से फाइनाइट और कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, देखो ये सब आइसोलेटेड है, 80 80 के बाद 81 82 83 84 आइसोलेटेड वैल्यूज को कंसीडर करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो वही बोल रहा है, ठीक है। फाइनाइट होगा नंबर, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा, और कंटिन्यूअसली या फिर कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट होगा। तो ये पॉइंट हम बाद में समझाएंगे, कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज अलग है। तो पहले इसमें इतना समझो कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होगा, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब जहां पर हम डेटा में कोई भी वैल्यू, किसी रेंज में कोई भी वैल्यू को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक गैप के हिसाब से ही जाएगा, जैसे 80 के बाद 81 ही आएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस का देखो, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे मान लो ये सब एग्जांपल ना यहाँ लेकिन दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो मैंने बना रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लोइंग वैल्यूज, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब ये देखो, कंटिन्यूअस का मतलब फ्लोइंग वैल्यू, फ्लोइंग मतलब ऐसा नहीं कि जंप करेगा डायरेक्टली, ठीक है, कोई भी वैल्यू को ले सकता है। जैसे मान लो वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, मैंने बोला वेट बताओ, ठीक है। तो किसी ने बोला 54, किसी ने बोला 55 56। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 54 के बाद 55 ही वेट होगा, ठीक है। 54 के और 55 के बीच में मान लो 54.520, ऐसा भी वेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी का वेट 54 किलो 520 ग्राम है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ये देखो 54 से 55 के बीच में कोई भी वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं। देखो दिस वेरिएबल्स कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 54 एंड 55। तो 54 एंड 55 के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोइंग वैल्यू, जो वैल्यू फ्लो कर रहा है उसे ही ले सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। जैसे एज ऑफ पर्सन, ये देखो एज ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का एज, ठीक है। तो देखो एज ऑफ ए पर्सन, तो ये देखो 20 के बाद मान लो किसी का एज 20 है, फिर 21 ही होगा उसका एज, ऐसा जरूरी नहीं है। 20 के बाद 20 ईयर्स 1 मंथ, 20 ईयर्स 2 मंथ्स, ऐसा हो सकता है। मतलब 20 से लेके 21 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं। तो बात इतना है कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं ना दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है, तो फिर उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो फिर उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। और अगर कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले, मतलब जस्ट 20 के बाद 21 ही होगा, इन दोनों के बीच का वैल्यू नहीं ले पाएंगे, तब हम लोग उसे बोलेंगे जो है डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। ये देखो व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स एनी वैल्यू फ्रॉम ए गिवन इंटरवल, इंटरवल क्या था, जैसे 20 से 21 ये इंटरवल था, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई दो इंटरवल के बीच में हम लोग कोई भी फ्लोइंग वैल्यू ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं किसी का एज है 20 ईयर्स, ठीक है, 6 मंथ्स, ऐसा बोल सकते हैं, उसके बाद 21 में वो आएगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं
ईयर 6 मंथ्स, 20 ईयर 7 मंथ्स, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल हो गया। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया 20 से लेके 21। ये क्या हो गया? इंटरवल, ठीक है, गैप 20 से 21 के बीच में हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। ऑल्सो बी इन डेसिमल कॉमा फ्रैक्शन। तो ये डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन डिस्क्रीट जो है वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोगों का आइसोलेटेड वैल्यूज होगा, जैसे 80, 81, 82, 83, इस तरीके का आइसोलेटेड वैल्यूज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का वेरिएबल दो तरीके का जो होता है उस पे डिस्कशन, कि वेरिएबल दो तरीके का होता है, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। अच्छा, और भी थोड़ा हमें पता करना पड़ेगा। जो मनी है, ठीक है, मनी यानी पैसा, ठीक है। तो ये पैसे का जो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में कैसे इसे डिस्क्राइब किया गया है, देखो। ये जो पैसा, अगर इसको हम लोग एज ए वेरिएबल देखते हैं तो हमें पता है वेरिएबल दो तरीके का होता है। क्या क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट होता है, ये वेरिएबल का बता रहे हैं, और एक क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो मनी जो है, अगर हम लोग पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो डिस्क्रीट होगा, और अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस होगा। बताते हैं कैसे, देखो हम यहाँ पर लिख के बताते हैं। पर्सनल जैसे कि मान लो सैलरी ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अगर हम लोग किसी पर्सन का सैलरी का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मनी का बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस केस में इसे हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलेंगे। अब तुम लोग को लग रहा है ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब दूसरा वाला पॉइंट देखो तो समझ में आएगा। और अगर हम लोग कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से मनी का बात कर रहे हैं, तो वो होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस मतलब दो रेंज के बीच में हम लोग कोई भी, दो इंटरवल के बीच में कोई भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर टर्नओवर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, टर्नओवर ऑफ ए कंपनी। तो हम लोग कंपनी का टर्नओवर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जैसे मान लो 2.4 मिलियन, ठीक है, 2.4 मिलियन, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। लेकिन किसी का सैलरी तो हम लोग इस तरीके से नहीं बोलते हैं ना। तो जैसे मान लो कंपनी का टर्नओवर क्या था, तो कंपनी अपना टर्नओवर ऐसे बता सकती है कि 2 से 5 मिलियन के बीच में था, ठीक है, 2.4 था, 2.5 था। लेकिन किसी का सैलरी कोई ऐसा थोड़ी बताएगा कि पॉइंट में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर पैसे का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ऑलवेज डिस्क्रीट वेरिएबल कंसीडर किया जाता है। कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर वो हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये पॉइंट तुम लोग को जरूर याद रखना है, ये जो है एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। तो सैलरी अगर किसी पर्सन को दे रहा है, तो कोई पर्सन अपना सैलरी मान लो बोल रहा है 10,000 से लेके 12,000, ठीक है। तो 10,000 से लेके 12,000 के बीच का सैलरी है, तो फिर 10,000, 11,000, 12,000, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर वो कोई एक ही ना बताएगा कि मेरा सैलरी इतना है, कोई भी। पहला बात है उसमें रेंज का छोड़ो ही, वो अपना सैलरी तो एक डिस्क्रीट अमाउंट ही ना बताएगा, एक आइसोलेटेड वैल्यू ही बताएगा कि मेरा सैलरी इतना है, ठीक है। कोई भी रेंज तो नहीं ले सकता। लेकिन कंपनी जब अपना टर्नओवर बताता है तो वो बोल सकता है 2 से 5 बिलियन के बीच का इस बार टर्नओवर हुआ है। तो बीच का कोई भी नंबर ले सकते हो कि 2 बिलियन ही हुआ है, 2 मिलियन ही हुआ, ऐसा कोई। जैसे मान लो कंपनी बोल रहा है मेरा 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच का इस बार का टर्नओवर है। अब 2 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सैलरी है वो तो ऐसा नहीं होगा ना, वो एक आइसोलेटेड वैल्यू ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कंटिन्यूअस होता है, इसका मैंने और एक एग्जांपल भी दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगेगा? रॉ मटेरियल, वेजेस, अदर्स, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का खर्चा मान लो है 10,000 रुपए, लेबर को दिया हम लोगों ने 5,000, और बाकी खर्चा हुआ 3,500, तो टोटल 18,500 का खर्चा हुआ। और हम लोगों ने क्या बनाया? फर्नीचर बनाया है, ठीक है। कितने पीसेस फर्नीचर बनाए? 60 पीसेस फर्नीचर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो मैंने, हम लोग का फर्नीचर बनाने का टोटल जो कॉस्ट लगा है वो है 18,500, और हम लोगों ने कितने पीसेस फर्नीचर बनाए? नंबर ऑफ फर्नीचर हो गया यहाँ पर 60, ठीक है। तो एक एक फर्नीचर बनाने का खर्चा कितना आया? तो एक एक फर्नीचर बनाने का खर्चा अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो देखना आएगा 308.33 करके चलता जाएगा। तो ये हम दिखा देते हैं एक बार कैलकुलेटर पे, ये देखो
यहाँ पर हम डिवाइड करके दिखाते हैं, देखो 18,500 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो कितना आ गया 308.33333। तो ये देखो, ये जो डिजिट आया है ना, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, 0.33333 कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है जब हम लोग कॉमर्शियली मनी का यूज करते हैं तो वो हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल निकल के आता है, ठीक है। लेकिन जब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मनी को डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। क्वालिटेटिव मतलब क्वांटिटी में जिस डेटा को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, ये देखो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो हम लोग का डेटा होता है उसी को बोला जाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, बेबी का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, तो मेल एंड फीमेल ये तो क्वालिटी हो गया ना, या एट्रीब्यूट हो गया। क्वालिटी बोलो या एट्रीब्यूट, ये कोई क्वांटिटी नहीं हुआ। नेशनलिटी ऑफ पर्सन, जैसे कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, कोई जो है जापानीज है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्वालिटी हो गया। अब जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि कोई इंडियन है, ठीक है, कोई चाइनीज है, कोई नेपाली है, ठीक है, कोई मान लो बांग्लादेशी है, ठीक है, इस तरीके से कोई और कुछ है, तो ये सब क्या है, ये सब हम लोग का हो गया क्वालिटेटिव। अब मान लो किसी एक जगह पे इतने तरीके के लोग हैं, अब इंडियन मान लो 5 है, चाइनीज मान लो 3 है, ठीक है, इस तरीके से नेपालीज मान लो 6 है, ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग इसे काउंट करेंगे तो बोलेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटी में ट्रांसफर किया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट भी बोलेंगे। और क्या लिखा है देखो, कलर ऑफ ए फ्लावर, ठीक है, फूल का रंग, जैसे मान लो रेड कलर का फूल है, ग्रीन कलर, ठीक है, ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का रोज वगैरह होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का है। तो ये जो है कलर ऑफ फ्लावर, तो मैंने अभी जो फ्लावर का कलर्स बताया, ठीक है, तो ये सारे कलर्स क्या हो गए, एट्रीब्यूट या क्वालिटी हो गया, ये कोई क्वांटिटी नहीं हुआ। अब अगर हम बोलेंगे मेरे पास 5 रेड फ्लावर्स है, ठीक है, तो ये जो 5 हुआ दैट इज क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो डेटा क्या लिखा हुआ है, अब हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ पर हेडिंग किया हुआ है डेटा, अगर तुम लोग देखोगे, बट मैंने यहाँ वेरिएबल पढ़ाना स्टार्ट किया क्योंकि डेटा पढ़ने के पहले थोड़ा वेरिएबल मैंने बता दिया। अब हम लोग डेटा के तरफ बढ़ रहे हैं कि डेटा क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन सोन एज नंबर। तो डेटा तो मैंने पहले से ही बोला दो तरीके का होता है, ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव, ठीक है, और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, अभी सिखाया, ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी जो है वो नंबर के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और सोन एज नंबर, ठीक है। तो दो तरीके का डेटा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, प्राइमरी, ये देखो क्वांटिटेटिव डेटा दो तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी डेटा मतलब एक्चुअली टू टाइप ऑफ डेटा जो है वो तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, और ये जो डेटा है इसे हम लोग किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, एक होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इसको ना तुम लोग लिख लेना, देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ एडिट नहीं होगा, इसको तुम लोग थोड़ा याद रखो, इसको लिखना पड़ेगा, देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर, मतलब जब हम लोग किसी डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, एजेंसी के थ्रू से करवा सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटर्स है उनके थ्रू से करवा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट को जब डेटा चाहिए होता है सेंसस रिलेटेड या फिर कुछ और, तो वो क्या करते हैं, लोगों को अपॉइंट करते हैं, बेसिकली जो है टीचर वगैरह या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनको काम देते हैं कि जाओ आप लोग ये सर्वे करके लाओ, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम कोई डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, ठीक है। अब डेटा कलेक्ट कौन करता है, डेटा कलेक्ट एजेंसियां होती है वो डेटा कलेक्ट करती है, कोई इन्वेस्टिगेटर्स है वो भी डेटा कलेक्ट कर सकता है। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का मतलब कलेक्टेड डेटा, जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट है उसको जब हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट पर्सन या एजेंसीज उसे जब यूज करती है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। जैसे अभी मान लो तुम लोगों को बोला धोनी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना के लाओ, ठीक है, तो अभी देखो धोनी का जो डेटा है, ठीक है, उन जो पूरे उनका जो कैरियर है उस पे जो डेटा है वो तुम लोगों को क्या मिलेगा, गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा, विकिपीडिया उनका है उसमें मिल जाएगा। तो ये कहाँ से आया, तो किसी ने वो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा होगा, अब तुम लोग उसको कलेक्ट करके यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन या एजेंसी। जब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को दूसरे बार हम लोग, दूसरा तीसरा जो भी हो,
कलेक्टेड डेटा को जब हम लोग रिकलेक्ट कर रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन दो तरीके से होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। पहला बार कोई डेटा कलेक्शन हुआ उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, और कलेक्टेड डेटा को ही जब कलेक्ट किया गया उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हो गया। अब ये जो डेटा कलेक्शन कौन करता है, एजेंसी करता है, चाहे प्राइमरी बार हो या सेकेंडरी हो, या कोई पर्सन इन्वेस्टिगेटर, ये लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब कैसे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसका मेथड्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये देखो। इंटरव्यू मेथड पहला। अब इसमें 3 पॉइंट होता है, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोन। देखो समझाते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन कितने तरीके से होता है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। इसके अंदर 3 तरीके का है, ठीक है, ये समझ लो। फर्स्ट मेथड हो गया इंटरव्यू मेथड, जिसमें 3 तरीके से हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू का तो मतलब पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। किसी पर्सन के बारे में अगर हमें पता करना है तो उसके पास जाके उसको पूछताछ करना, दैट इज इंटरव्यू लेना, ठीक है। अब पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू कैसे होगा, डायरेक्टली हमें जिससे पूछताछ करना है हम लोग उसके पास पहुंच गए, फिर उसको जो भी क्वेश्चंस करना है वो क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है। और ये हो गया, और वो भी जो आंसर मिला उसे हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट, ठीक है। रेस्पोंडेंट का मतलब जिस पर्सन को जाके हमें पूछना है, जिसके बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसको बोलते हैं रेस्पोंडेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ये तुम लोग को याद रखना है। जो रेस्पॉन्स करेगा वही रेस्पोंडेंट। अब रेस्पॉन्स कौन करेगा, जिसको जाके हम लोग इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया रेस्पोंडेंट। जैसे देखते हो तुम लोग टीवी में काफी सारे सेलिब्रिटीज वगैरह का इंटरव्यू होते रहता है। सेलिब्रिटीज मतलब पॉलिटिकल हो या फिर फिल्म के साइड से हो, जो भी हो, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट के पास पहुंच के जब हम लोग इंटरव्यू करेंगे तो पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोला है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब हमें जिनसे इंटरव्यू करना है हम लोग उसके पास पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे एसोसिएट या रिलेटेड लोगों से पूछताछ करके इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो क्या लिखा है, व्हेन रीचिंग टू पर्सन इज डिफिकल्ट वी कैन कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड पर्सन, ठीक है। तो हम लोग एसोसिएटेड पर्सन को कांटेक्ट करें। जैसे मान लो अगर हमें धोनी का इंटरव्यू लेना है, हम लोग अगर धोनी तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं तो वो हो गया पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, जहां पर धोनी हो जाएगा रेस्पोंडेंट। और अगर मान लो हम लोग धोनी से इंटरव्यू नहीं ले सकते तो उनसे, उनके जो करीबी लोग हैं उनसे पूछताछ करके जो है हम लोग डेटा कलेक्ट करें, तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। और टेलीफोन इंटरव्यू मतलब देखो, अब पर्सनल हो या इनडायरेक्ट हो, किसी एसोसिएट पर्सन के पास भी जाना पड़ेगा और रेस्पोंडेंट के पास से मिल रहा है आंसर तो वहां तक भी हमें जाना पड़ेगा, और ये जाने में एक टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर हमें पर्टिकुलर पर्सन या एसोसिएट पर्सन तक पहुंचने में काफी टाइम लग रहा है कि हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं, ये काफी टाइम टेकिंग हो रहा है, तो हम लोग ओवर टेलीफोन भी इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन लगा के भी पूछ सकते हैं। तो ओवर फोन क्विक एंड नॉन रेस्पॉन्सिव। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये जो इंटरव्यू मेथड है ना ये सबसे फास्ट है। क्यों, क्योंकि टेलीफोन में बैठ के हम लोग फटाफट से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं तो बात जो है इधर का उधर कभी कभी हो जाता है, ठीक है, मतलब ट्रैक हट जाता है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि ये क्विक है। क्विक क्यों है, क्योंकि हम लोग काफी सारे लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टली लेंगे या फिर हम लोग इनडायरेक्टली लेंगे, तो जहां हम लोग 2 ही पर्सन का इंटरव्यू ले सकेंगे, अगर हम लोग ओवर द फोन करेंगे तो मोर देन 2 पर्सन हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को क्विक बोला गया। लेकिन ये नॉन रिस्पॉन्सिव है। कैसे, जैसे मान लो हम लोगों ने फोन लगाया और उन्होंने फोन उठाया ही नहीं जिसका हमें इंटरव्यू लेना है, ठीक है, या फिर सारे आंसर देना सही नहीं समझा, ठीक है, फोन रख दिया, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिस्पॉन्सिव। लेकिन ये जो पर्सनल इंटरव्यू है इतना, ये क्विक तो नहीं है लेकिन ये काफी अच्छा रेस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू जो है ये भी रेस्पॉन्सिव होता है, ये भी क्विक नहीं होता है, ठीक है, भले ही हम लोग एसोसिएट पर्सन के पास जाके पूछ रहे हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है इसको 3 पैरामीटर में समझा गया है, ठीक है। ये देखो, एक्यूरेसी और कवरेज और नॉन रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स,
ठीक है। तो अगर पर्सनल इंटरव्यू का देखो तो उसका एक्यूरेसी सबसे हाई है, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू, ये मैंने पीआई लिख दिया, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक है। ये यहाँ सब लिखा हुआ है, मैंने यहाँ शॉर्टकट लिखा है। तो पर्सनली जाके अगर हम लोग पूछताछ करेंगे तो हमारे पास जो डेटा आएगा उसका एक्यूरेट होने का चांसेस हाई है, ठीक है। लेकिन उसमें कवरेज क्या होगा, लो। कवरेज मतलब कितने ज्यादा लोगों को हम लोग जो है इंटरव्यू ले सकते हैं। अब एक एक जन के पास जाके पर्सनल इंटरव्यू लेंगे तो कवरेज लो होगा, नॉन रेस्पॉन्स लो होगा। रेस्पॉन्स तो लोग देंगे ही, अगर टाइम दिया है, टाइम अलॉट किया है, तो उनके पास सामने बैठ के जब हम लोग इंटरव्यू लेंगे तो रेस्पॉन्स होने का चांसेस काफी ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग जो है उन पे जोर दे सकते हैं, बताइए, ठीक है। तो एक्यूरेसी होने का चांसेस हाई, कवरेज जो है वो लो होगा, नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस भी लो होगा, रेस्पॉन्स हमें मैक्सिमम चीजों पे मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इनडायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिनसे पूछताछ करना है उनसे पूछताछ नहीं कर पा रहे, उनसे एसोसिएटेड लोग हैं। जैसे मान लो तुम लोग क्लास में आते हो, ठीक है। अब मैंने पूछा तुम लोग के को, मान लो ABCD, 3 जन क्लास में आते हैं, ठीक है, 4 जन। अब ये 4 फ्रेंड है। अब मान लो ए नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली ए से नहीं पूछा कि भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने इनसे पूछ लिया, तो वो हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अब इनडायरेक्टली पूछेंगे, अब इनसे पूछेंगे कि बताओ क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं भी मिल सकता, किसी ने बोला तबीयत खराब है, कोई बोल रहा है कि बाहर गया है, ठीक है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। तो एक्यूरेट तो ए ही बता सकेगा कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो वैसे ही जब हम लोग इनडायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं तो एक्यूरेसी, डेटा का एक्यूरेसी होने का चांसेस लो हो जाता है। कवरेज तो लो रहेगा ही, क्योंकि इंडिविजुअली ही पूछताछ हो रहा है, चाहे पर्टिकुलर पर्सन से ना हो, एसोसिएट पर्सन से हो। नॉन रिस्पॉन्स होने का चांसेस भी लो होगा, क्योंकि रेस्पॉन्स कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ठीक है। अब अगर टेलीफोन इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक्यूरेसी होने का चांसेस लो होगा, क्योंकि ओवर द फोन हम लोग कुछ भी ऐसा वैसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने तो कोई बैठा नहीं है। तो फिर ओवर द फोन हम लोग, जैसे मान लो मैंने ए से पूछा भाई क्यों नहीं आ रहा, वो बोल दिया मेरा तबीयत खराब है, लेकिन मान लो उसका तबीयत खराब है ही नहीं, वो ऐसे ही बंक कर रहा है, ठीक है। तो अब ओवर द फोन वो बोलेगा तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामने बैठ के बोलेगा तो फिर झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो एक्यूरेसी लो हो जाएगा। कवरेज, कवरेज हाई होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम ओवर द फोन सभी से पूछताछ करेंगे तो मेरा काफी जल्दी हो जाएगा। अब अगर हम किसी के घर पे जा जाके पूछेंगे भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो ये तो एक टाइम टेकिंग बात होगा ही। तो कवरेज काफी ज्यादा हो जाएगा अगर टेलीफोन के थ्रू से इंटरव्यू हो रहा है, और नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस भी ज्यादा होगा। हो सकता है कि फोन ही नहीं उठाया, ठीक है, हो सकता है फोन ही नहीं उठाया, तो ये हो गया नॉन रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये चार, 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये इंटरव्यू मेथड में जो है ये डिवाइड किया गया है। 3 पैरामीटर्स के ऊपर इनका जो है फीचर्स देखा गया है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को दिखेगा। नेचुरल कैलामिटी, डोर टू डोर सर्वे, ये जो पर्सनल इंटरव्यू है इसका एग्जांपल दिया गया है। नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी का मतलब मान लो भूकंप आ गया, ठीक है, फ्लड आ गया, ठीक है, या फिर स्टॉर्म आ गया। इस तरीके का जो नेचुरल कैलामिटीज होता है, ऐसे पे क्या होता है ना, जहां पर नेचुरल कैलामिटीज हुआ है, जो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, न्यूज रिपोर्टर वगैरह होते हैं, तो वो उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां से वहां पर लोगों को पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं कि कब हुआ था, क्या हुआ था। जैसे देखो ना अभी फिलहाल कितने सारे जो है यहाँ पर तूफान वगैरह आया था हमारे यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा, मुझे बहुत पुराना वाला याद आ रहा है, आयला, या फिर कोविड के टाइम पे आमफान, ठीक है। तो इस तरीके का जब नेचुरल कैलामिटी होता है तो तुम लोग देखोगे ना टीवी वगैरह में या यूट्यूब में देखते हो तो देखना कि रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं पहले से, फिर पूछताछ करते हैं कि क्या हुआ, तो फिर वो सारे डिटेल्स बताते जाते हैं कि हमें यहाँ से इवैक्यूट किया गया, फिर ऐसे करके पानी इतना ज्यादा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का जो एग्जाम्पल है वो है नेचुरल कैलामिटी। ये या फिर डोर टू डोर जब हम लोग सर्वे करते हैं किसी भी बात के लिए तो वो पर्सनल इंटरव्यू कहलाता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का एग्जांपल है रेल एक्सीडेंट। अब रेल एक्सीडेंट जो है वो तुम लोग सोचोगे कि रेल एक्सीडेंट क्या पर्सनल इंटरव्यू से नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट यहाँ एग्जाम्पल दिया है तो थोड़ा तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल एकदम एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, किसी भी चीज पे हम लोग ऐसे जो है गारंटी लेके नहीं बोल सकते कि रेल एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग पर्सनल कर ही नहीं पाएंगे, नहीं। ऐसा नहीं है, कि रेल एक्सीडेंट में भी पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसको इनडायरेक्ट इंटरव्यू के एग्जांपल में लिया गया है। फिर भी हम बता रहे, देखो रेल एक्सीडेंट में मेनली क्या होता है, मान लो कोई रिमोट एरिया में रेल एक्सीडेंट हो गया और
दूर दूर तक कोई ऐसा स्टेशन नहीं है, मतलब रिमोट एरिया में होने से क्या होता है, उस एरिया को एक्सेस नहीं कर पाएंगे इजीली न्यूज रिपोर्टर्स, कि वहां एरिया में पहुंच गया और लोगों से पूछताछ करने लगे कि कब ये ट्रेन जा रहा था, कब पटरी से इधर उधर हो गया या फिर क्या हुआ, ठीक है। तो रिमोट एरिया में पहुंचना उतना आसान नहीं होता है। तो फिर क्या होता है कि आसपास का जो स्टेशन है, रेल स्टेशन, जहां तक पहुंच सकते हैं न्यूज रिपोर्टर्स, वहां पहुंच जाता है, वहां पर स्टेशन मास्टर को पूछताछ कर सकते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से कब छूटा था, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, आपको क्या लग रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि जरूरी थोड़ी ना है कि रिमोट एरिया में ही रेल एक्सीडेंट हुआ, मेन एरिया में भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, तब तो पर्सनल इंटरव्यू भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि इसको जो है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग रेल एक्सीडेंट लिया गया, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, तो तुम लोग को डायरेक्टली अगर ये एग्जाम्पल्स दे तो तुम लोग उसे लिखना इनडायरेक्ट इंटरव्यू, रेल एक्सीडेंट दे दे तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू, नेचुरल कैलेमिटीज दे दे तो फिर पर्सनल इंटरव्यू ही तुम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो है ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। फिर देखो बोल रहा है टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू तो मैंने बता दिया, इसका कोई एग्जांपल दिया नहीं, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो टेलीफोन इंटरव्यू ओवर द फोन जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं, जो कि बहुत फास्ट तो होता है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो काफी कम होता है, नॉन रिस्पॉन्सिव होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अब ये पॉइंट समझ लो, देखो पहला मेथड हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा इंटरव्यू मेथड, जिसके अंडर 3 पॉइंट था। अब इंटरव्यू मेथड के बाद, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा ही क्यों लिखा, डेटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो सबसे पहले जो डेटा कलेक्ट होगा वही दोबारा रिकलेक्ट हो सकता है, पहले तो डेटा कलेक्ट होना चाहिए तभी रिकलेक्ट हो सकता है। तो जब पहला बार कलेक्ट होगा तो प्राइमरी डेटा, और वही डेटा जब दूसरी बार कलेक्ट होगा सेकेंड टाइम तो वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। तो डेटा कलेक्शन कैसा होता है ये पढ़ लो, या प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसा होता है ये पढ़ लो, बात तो बराबर है ना। क्योंकि डेटा कलेक्शन ही मतलब पहला बार कलेक्शन का मतलब ही प्राइमरी डेटा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा और हाउ टू कलेक्ट डेटा सिमिलर चीज हो गया, क्यों, उसका लॉजिक मैंने बताया। डेटा कलेक्ट कैसे करें, या फिर पहली बार डेटा कलेक्ट कैसे करें, ठीक है, दूसरी बार डेटा कलेक्ट कैसे होगा, वो तो कलेक्टेड डेटा को रिकलेक्ट करना, ठीक है। तो इंटरव्यू मेथड के बाद क्या है, देखो मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, ये देखो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर मेल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मेल का मतलब सिर्फ ईमेल नहीं, ठीक है, यहाँ पर मेल का मतलब बाय पोस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, और ईमेल के थ्रू से भी हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी का इंटरव्यू लेने नहीं गए, ना तो पर्सनली किया, ना तो इनडायरेक्टली किया, ना तो ओवर द फोन किया। हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चनियर बना लिया। क्वेश्चनियर का मतलब एक पेज के अंदर, ठीक है, मतलब एक पैटर्न बना लिया, जैसे फीडबैक पेज होता है ना, तुम लोग अगर कभी मॉल में जाते हो तो ये चीज मैंने पेंटालून्स में देखा है कि पेंटालून्स से जब हम लोग खरीद के सामान वापस आते हैं तो वो उनका एक फीडबैक फॉर्म होता है, ठीक है। वहां लिखा हुआ रहता है, काफी सारा पॉइंट्स रहता है कि बिहेव कैसा लगा, प्राइस कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो काफी सारा फीडबैक फॉर्म होता है, तो उसे वहां टिक 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 करते जाना है हमारे अकॉर्डिंग कि हमें कैसा लग रहा है। या फिर आज के डेट में हर एक चीज का फीडबैक फॉर्म होता है, देखो तुम लोग ब्लिंकिट में अगर कभी ऑर्डर करोगे, उसके बाद में रेट अस लिखा हुआ रहेगा, रेट मतलब हमें रेटिंग दीजिए कि आपको हमारे जो डिलीवरी पार्टनर है उनका जो है सर्विस कैसा लगा, इस तरीके का। तो पेंटालून्स में काफी सारा फीडबैक का रहता है। तो ये फीडबैक पेज कि ताकि वो लोग अपना इंप्रूवमेंट कर सके, ठीक है, कि उनको क्या चीज इंप्रूव करना चाहिए। तो काफी सारे सेक्टर में रहता है, प्राइस के सेक्टर में, बिहेवियर के सेक्टर में, ठीक है। तो वैसे इसी को बोलते हैं क्वेश्चनियर। तो हम लोगों ने पूरा एक क्वेश्चनियर बना लिया, बना के उसे मेल कर दिया या बाय पोस्ट भेज दिया जिसको भेजना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चनियर बनेगा वो कैसा होना चाहिए, वो वेल ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो बना हुआ होना चाहिए, सीक्वेंस में एक के बाद एक, ठीक है। ये देखो प्रॉपरली सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे अगर पेंटालून्स में कभी खरीदोगे उसके बाद अगर तुम लोग फीडबैक फॉर्म देखोगे तो उसमें ना काफी सीक्वेंस में बना हुआ रहता है, ठीक है, एक के बाद एक चीज वो पूछ रखे हैं, ठीक है। और उस पे एक गाइडलाइन भी होता है, गाइडलाइन की कैसे करके उस फॉर्म को फिलअप करना है। तो जो भी हो, अभी देखो हम ये क्वेश्चनियर का मतलब बता रहे, क्वेश्चनियर का मतलब जहां पर काफी सारा क्वेश्चंस रहेगा, जो हमें जिस रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना है उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेगा। क्वेश्चंस कैसे रेडी करना चाहिए, बोल रहा है क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छे तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए, वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए, सीक्वेंस एक के बाद एक सीक्वेंस में होना चाहिए, गाइडलाइंस रहना चाहिए कि उस क्वेश्चंस को हमें कैसे फिलअप करना है, फिर उसे मेल कर देना चाहिए बाय पोस्ट या बाय ईमेल, ठीक है।
लेकिन ये अब हम लोग क्या करें, जिनसे भी हमें डेटा कलेक्ट करना है, जिस भी बारे में, हम लोगों ने ऐसा मेथड ले लिया कि हम लोग एक पूरा क्वेश्चन बना के वो भेज देंगे। लेकिन इसमें नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे तुम लोग देखोगे, तुम लोग के पास काफी ऐसा मेल आता होगा, या इस तरीके का कोई मेल आ गया किसी कंपनी का, मान लो तुम लोगों ने कहीं खरीदारी किया था, फिर कंपनी का मेल आ गया, एक क्वेश्चनियर बना के उन्होंने दे दिया और ये भी बता दिया कैसे फिलअप करना है। अब उन्होंने अपने इंप्रूवमेंट के लिए काफी सारा क्वेश्चंस बनाए कि आपको बिहेव कैसा लगा, आपको प्राइजेस कैसा लगा, ये सारी चीजें को दे दिया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि तुम लोग उसको फिलअप करके दोगे, किसके पास इतना टाइम है, ठीक है। हो सकता है वो मेल खोला ही नहीं तुम लोगों ने, ठीक है, उन्होंने भेजा था कब, तुम लोग देख रहे हो कब, और देखने के बाद उसको फिलअप भी नहीं किया। तो वही बोल रहा है कि इस तरीके का जो मेथड है डेटा कलेक्शन का, ये नॉन रिस्पॉन्सिव होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। नॉन रिस्पॉन्सिव इज मैक्सिमम। जैसे फोन अगर लगाओगे तो नहीं उठाया तो नॉन रिस्पॉन्सिव होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक कनेक्ट तो कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चनियर भेजते हैं किसी के मेल या बाई पोस्ट के थ्रू से, तो काफी चांसेस, मतलब बहुत ही चांसेस लो होता है कि उसका फीडबैक हमें मिले, ठीक है। फीडबैक मिलने का चांसेस काफी कम होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट वाला मेथड हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन के थ्रू से। जैसे मान लो मैंने अभी तुम लोग को पूछा कि बताओ तुम लोग का वेट कितना है, ठीक है। अब तुम लोगों ने अपना वेट बता दिया, ठीक है। अब ये जो वेट बताया, अब ये मान लो तुम लोगों ने बताया कि मेरा वेट है 50 kg, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताया कि एज है, सॉरी, वेट है 50 kg। अब ये कैसे तुम लोगों ने बताया, या तो एस्टिमेटेड वे में बता दिया कि शायद मेरा जो वेट है वो 50 kg है, या फिर तुम लोगों ने कभी कुछ दिन पहले देखा था, ठीक है, वेट किया था, तो वो मान लो 1 मंथ पहले वेट किया था तो उसके हिसाब से बता दिया कि 50 kg है। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि अभी इस मोमेंट में तुम लोग का जो वेट है वो 50 kg है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेट मशीन मंगाया, ठीक है, वेट मशीन मंगा के बोला कि आप इस पे जो है अपना वेट कीजिए, ठीक है। तो वेट करने पे देखो मान लो आया 50.200 ग्राम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे एक्यूरेट वेट मिल गया। तो ये इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। तो जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशंस करके, ठीक है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके, जैसे वेट मशीन यूज करके, अगर मुझे हाइट चेक करना है तो उस तरीके से इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कि भाई हाइट कितना है, ठीक है, मेजरिंग टेप से मैंने हाइट जो है मेजर कर लिया कि कितना है, तो मुझे एक्यूरेटली वो डेटा पता चल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑल्दो मोर एक्यूरेट बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। देखो जैसे मुझे पता चल गया कि 50.20 ग्राम है वेट, ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। अब मान लो क्लास में 100 स्टूडेंट, अब 100 स्टूडेंट्स का अगर हम लोग धीरे धीरे वेट करेंगे वेट मशीन का यूज करके, तो ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। और हम हो सकता है कि एक दिन में हम लोग 100 स्टूडेंट का कवरेज नहीं भी ले पाए, मान लो 50 का लिया फिर नेक्स्ट दिन 50 का लेगा, तो वही बोल रहा है कि लो कवरेज होगा और लेबरस है, लेबरस मतलब बहुत मेहनत का काम होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, इस मेथड का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। सोचो ना, एक एक जन को वेट मशीन में चढ़ना है, फिर हम वेट चेक करेंगे, फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा लोगों को कवर भी नहीं कर पाएंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और काफी मेहनत का काम है। तो बेसिकली अलग अलग डेटा कलेक्शन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट और उसका ड्रॉबैक साथ ही साथ वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली जो है हम लोग का मेथड 1 और मेथड 2 का मिक्सअप है। मेथड 1 और मेथड 2 का मतलब ये इंटरव्यू मेथड और ये मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का मिक्सअप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर इंटरव्यू मेथड में क्या हो रहा था, हम लोग जाके इंटरव्यू ले रहे थे, चाहे डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से ले रहे थे या एसोसिएटेड पर्सन से या फिर ओवर द फोन ले रहे थे, ठीक है। अब मेल्ड क्वेश्चनियर में क्या हो रहा था, हम लोग एक क्वेश्चनियर रेडी करके जो है मेल कर दे रहे थे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना है। अब जब ये दोनों चीजों को अगर हम लोग मिक्सड अप कर दें, मतलब हम लोग फिर जो हमारा जो क्वेश्चनियर है वो लेके जिस पर्सन का इंटरव्यू लेना था उसी के पास पहुंच गए, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे जाके इंटरव्यू में रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछा, हम लोगों ने पूरा एक वेल ड्राफ्टेड सिक्वेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस बना के जिससे इंटरव्यू लेना है उसके पास पहुंच गए, ठीक है। फिर उनसे फिलअप करवाए, उनसे पूछ पूछ के चीजों को लिख लिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, इन्यूमरेटर का मतलब जो इंटरव्यू करने जा रहे हैं, पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द रेस्पोंडेंट एंड फिल द क्वेश्चनियर, मतलब इन्यूमरेटर खुद ही क्वेश्चन को फिलअप करेगा। मतलब ये देखो
ये कौन है? ये मिस्टर ए है, ठीक है। ये चले गए हैं, मान लो ये कुछ पर्सन्स है, ठीक है, ये मान लो 3-4 पर्सन्स है। इनसे पूछताछ करेंगे, ठीक है। किस बारे में पूछताछ करेंगे? मान लो सर्वे करना है कि इनके घर पे, इन पर्टिकुलर मान लो सर्वे करना है कि इन सबके घर पे कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं बिलो द एज 10, ठीक है। और उनका वैक्सीन वगैरह क्या लगा है क्या नहीं लगा है, वो सर्वे करने के लिए इनको भेजा गया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक पूरा क्वेश्चनियर बना लिया, ठीक है, कि जहां पर लिख लिया कि चिल्ड्रेन नेम, ठीक है, फिर एज लिख लिया, फिर जो है सेक्स लिख लिया, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, फिर वैक्सीन सारा नाम लिख लिया, कौन से वैक्सीन लिया गया उसको टिक कर दिया जाएगा, जो नहीं लिया उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। तो पूरा एक क्वेश्चनियर बना लिया, ठीक है। और ये बना के खुद ही इस क्वेश्चनियर को लेके इन सारे पर्सन के पास चले गए, इनसे पूछ पूछ के खुद ही फिलअप करने लगे। तो बेसिकली इंटरव्यू मेथड भी हुआ क्योंकि ये खुद इनके पास जाके पूछताछ कर रहे हैं, और क्वेश्चनियर भी हुआ क्योंकि ये क्वेश्चन बना के उसको फिलअप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है इन्यूमरेटर, ठीक है, ऐसे लोगों को बोला जाता है इन्यूमरेटर। तो इन्यूमरेटर्स का मतलब पर्सन हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट कौन है, ये लोग है, एंड फिल द क्वेश्चनियर, और खुद ही वो क्वेश्चनियर को फिल करेंगे। जनरली यूज्ड इन केस ऑफ सर्वे, नॉर्मली सर्वे जब किया जाता है तब ऐसे ही किया जाता है। देखोगे तुम लोग के भी घर पे सर्वे वगैरह करने आएंगे तो इस तरीके से ही किया जाता है, नाम पूछा जाता है, ठीक है, घर पे कितने लोग हैं, जो भी रेलिवेंट सर्वे होगा उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया, ठीक है। फिर देखो बोल रहा है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? ऑलरेडी जो डेटा कलेक्टेड है उससे ही हम लोग सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका सोर्सेस क्या है? इसका काफी सारा सोर्सेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो इंटरनेशनल सोर्सेस भी है। जैसे मान लो जब कोविड के बारे आया था, कोविड के बारे में हमें पता करने के लिए हमें जो इंटरनेशनल सोर्स मिलता था उसका नाम था हु, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हु डेटा निकालता था कि क्या सिचुएशन चल रहा है। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गया, जैसे हेल्थ के बारे में पता करना है तो हु, ठीक है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेशनली पता करना है तो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और अगर हमें मॉनिटरी फंड के बारे में पता करना है इंटरनेशनली तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा, ठीक है। तो ये देखो नाम तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है, कि इंटरनेशनल सोर्सेज क्या क्या होता है सेकेंडरी डेटा का। अब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सोर्सेज होता है, जैसे हेल्थ के लिए हु, ठीक है, लेबर के लिए आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मॉनिटरी फंड वगैरह के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बैंक के बारे में पता करना है तो वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। ये हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब होता है गवर्नमेंट सोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में गवर्नमेंट सोर्सेज क्या है जिसके थ्रू से हम लोग रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? तो एक है सीएसओ, सीएसओ है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर हमें काफी सारा स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेगा। दूसरा है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यहाँ पर भी हमें जो है काफी सारा सर्वे किया हुआ, अलग अलग टॉपिक पे सर्वे किया हुआ डेटा का कलेक्शन मिल जाएगा, हमें जो चाहिए हम लोग वो ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे देखो अगर हमें बैंक के बारे में पता करना है तो आरबीआई, सेबी, ठीक है, कंपनी के बारे में पता करना है तो सेबी, क्योंकि बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, और रेरा, ठीक है, रेरा, इरडा, इरडा मतलब इंश्योरेंस कंपनी को जो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता करना है तो रेरा, ठीक है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट सोर्सेज है इंडिया में, अलग अलग चीजों का डेटा जो है हमें मिल जाएगा, हमें जो चाहिए। बैंक के लिए चाहिए तो आरबीआई, कंपनी के लिए चाहिए तो सेबी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए रेरा, और जो है इंश्योरेंस कंपनी के लिए इरडा, ठीक है। तो ये सब हमें सोर्सेज देखने को मिलेगा। अच्छा, और भी देखो प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस, मतलब प्राइवेट और क्वासी गवर्नमेंट मतलब आधा प्राइवेट और आधा गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, यहां से भी हमें डेटा मिल जाएगा। फिर है आईसीएआर, इंडियन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, एनसीईआरटी, ठीक है, ये सब सोर्सेस है डेटा का। फिर रिसर्च पेपर एंड अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, अब ये क्या हो गया, रिसर्च पेपर्स एंड अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस, ठीक है। जैसे मान लो कि
काफी सारे ऐसे मतलब होता है ना कि किसी ने किसी चीज पे रिसर्च किया और उसको गूगल पे डाल दिया, ठीक है, लेकिन वो उसका सोर्स पब्लिश नहीं किया कि ये डेटा उनको कहाँ से मिला है, ठीक है। तो वो हो गया रिसर्च पेपर्स, ठीक है। और अनपब्लिश्ड सोर्सेस मतलब जब हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कलेक्टेड डेटा कहाँ से मिला है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेस। तो वहां से भी वो डेटा हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये देखो, सेकेंडरी डेटा का क्या क्या होगा। इंटरनेशनल सोर्सेस होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सोर्सेस होता है इंडिया में, तो इंटरनेशनल गवर्नमेंट। उसके अलावा प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट रिसर्च पेपर अगर कुछ हमें मिल जाए, जो कि गूगल वगैरह में मिल सकता है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज से अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, फिर देखो डेटा का स्क्रूटिनी, ठीक है। डेटा को स्क्रूटिनी करना पड़ता है। स्क्रूटिनी का मतलब एक्यूरेसी चेक करना पड़ता है, ठीक है। मतलब डेटा मेरा एरर फ्री होना चाहिए। चेकिंग एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी का मतलब मान लो हम लोग किसी चीज पे सर्वे कर रहे हैं, लोगों का हम लोगों ने क्या लिया, मोबाइल नंबर लेना था, ठीक है। मतलब सर्वे का एक मतलब सर्वे जिस भी चीज पे हुआ, जैसे मान लो मुझे लोगों का एज जो है वो देखना है, ठीक है। उनका मान लो सेक्स देखना है, मतलब लिखना पड़ेगा वहां पर मेल है कि फीमेल है, एज क्या है, ठीक है, नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, और मान लो एडुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब मुझे मान लो फिलअप करना है, ठीक है। अब मान लो किसी ने मोबाइल नंबर बताया, जैसे ये देखो, ठीक है, इतना बताया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट बताया, लेकिन हमें पता है कि मोबाइल नंबर 7 डिजिट का नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत बताया होगा उसने, ठीक है, ये गलत बताया होगा, तो मुझे एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा। एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा कि मैंने जो डेटा कलेक्ट किया वो एरर फ्री है कि नहीं, ठीक है। एरर फ्री होना चाहिए, एक्यूरेसी जो है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो इन्यूमरेटर है, मतलब जो कलेक्ट करने जा रहा है वो इन्यूमरेटर, अभी थोड़ी देर पहले मैं हम लोगों ने पढ़ा था, तो इन्यूमरेटर के दिमाग में भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, कि हम क्या लिख रहे हैं, मुझे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मुझे मोबाइल नंबर पूछा गया है, वो कभी 7 या 8 डिजिट का तो होगा नहीं, ठीक है, तो वो भी मुझे देख लेना चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, एक्यूरेसी चेक करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब मान लो किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है, किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है, मान लो ऐसे, ठीक है। इसके हिसाब से आज के डेट पे इनका एज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनके डेट ऑफ बर्थ जो बता रहे हैं और उनका एज जो बता रहा है वो जो है हमारा मैच नहीं हो रहा है, मतलब वो गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी देखना पड़ेगा। या फिर मान लो उन्होंने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया है कि वो जो है 12th पास किया है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं कि उसका सर्टिफिकेट दो, तो वो नहीं दे पा रहे, मतलब क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट दो, वो भी हमें अपलोड करना है, नहीं दे पा रहे, मतलब गलत बोल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखना चाहिए कि डेटा एरर फ्री भी होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, एज कुछ और बता रहे हैं, मतलब दोनों में मैचअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर बोलेंगे कि कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर क्या बोला है, फाइंडिंग ऑफ एरर बाय इन्यूमरेटर्स व्हाइल फिलिंग और रिसीविंग क्वेश्चनियर, ठीक है। तो जब क्वेश्चनियर फिलअप करना है तो इन्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, एरर जो भी है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया। इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक, कंसिस्टेंसी चेक कैसे करेंगे, ये देखो, ये दो पॉइंट को ही डिस्क्राइब किया गया है। व्हेन टू और मोर सीरीज रिलेटेड डेटा आर गिवन चेक ईच अदर, मतलब जब दो डेटा में आपस में कनेक्शन है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ और एज में आपस में कनेक्शन है ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो उसमें अगर हमें इनकंसिस्टेंसी दिख रहा है तो वो हमें जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। कंसिडर इन्यूमरेटर्स बायस वाइल यूजिंग डेटा, ठीक है। तो इन्यूमरेटर्स जब डेटा कलेक्ट करेगा तो उन्हें बायस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, मतलब जिसका इंटरव्यू ले, मतलब अच्छा दोस्ती है तो वो बायसनेस की वजह से गलत डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एरर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यही बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, इस चैप्टर में हमें डेटा का कलेक्शन कैसे होगा वो पढ़ना है, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब प्रेजेंटेशन आ रहा है, एनालाइजिंग जो है, बाकी सारे कैलकुलेटिव चैप्टर्स जो है वो एनालाइजिंग को ही डील करता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है, डेटा का प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक। देखो, हम लोग को डेटा को जब प्रेजेंट करना है ना, तो हमें कैसे डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखो, रॉ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसका हम लोग समरी बनाएंगे, क्लासिफाई करेंगे उसे, ठीक है, और वो नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन एनालिसिस के आगे ही होना चाहिए, सबसे पहले
एनालाइजिंग सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट सबसे पहले होता है। पहले डेटा का कलेक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसके बाद उसका जो है एनालाइजिंग होगा, एनालिसिस होगा, ठीक है। अच्छा ये देखो एनालाइज, फिर उसके बाद उसके बाद देखो, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, एक सेकंड, इस तरीके से होगा। पहले रॉ डेटा कलेक्शन होगा, ठीक है, फिर एनालिसिस, फिर एनालिसिस होगा, ठीक है, फिर कंक्लूजन होगा। मैंने यहाँ पर शायद थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये वाला रहने दो, ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, इसको हम क्रॉस तो यहाँ होगा नहीं, इसको लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रॉ डेटा पहले हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो डेटा कलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा का समरी बनाएंगे, ठीक है, डेटा को क्लासीफाई करेंगे नीट एंड क्लीन तरीके से, ठीक है, नीट एंड क्लीन तरीके से, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो है इस डेटा को प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन। फिर डेटा को क्या करेंगे, इस तरीके से जाएगा, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, पहले मैंने ठीक ही लिखा था। फिर उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर कंक्लूजन में पहुंचेंगे, ठीक है, फिर कंक्लूजन में पहुंचेंगे। अच्छा अब यहाँ पर ये देखो, इसका जरूरत भी नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कितने तरीके से होता है, प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं डेटा को। तो देखो यहाँ पर बोला है कि हम लोग डेटा को क्लासीफाई करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, मीन्स प्रोसेस एंड अरेंजिंग डेटाबेस ऑन सम लॉजिक। तो अगर हमें डेटा को क्या करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अब क्लासीफाई यानी जो है पार्ट पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज करेंगे उसके बाद, तो ये जो है ये दोनों प्रोसेस करने के लिए हमें कोई बेसिस या लॉजिक चाहिए, ठीक है, कोई बेसिस या लॉजिक चाहिए, तो उस बेसिस या लॉजिक पे हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चार तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई करने का चार तरीका है, ठीक है। जैसे कैसे, एक हो गया टाइम बेसिस पे, ठीक है, दूसरा हो गया जियोग्राफिकल बेसिस पे, जियोग्राफिकल बेसिस पे, ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड हो जाएगा हम लोगों का कार्डिनल और ऑर्डिनल, ठीक है, हम यहाँ पर लिख के समझाते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। देखो बोल रहा है कि जो है टाइम बेसिस पे, अब टाइम बेसिस का ना, टाइम के अलावा भी दो चार नाम और है, याद रखो। क्रोनोलॉजिकल, ये तुम लोग अकाउंट्स में पढ़ते होगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसी ऑर्डर में तुम लोग क्या बनाते हो पता है, उसी ऑर्डर में तुम लोग जो है अपना जर्नल एंट्री करते हो, जैसे कि डेट वाइज करते हो, ठीक है, तो टाइम, इसीलिए टाइम बोला जाता है, या फिर इसको क्रोनोलॉजिकल बोल सकते हो, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल या फिर टेम्पोरल बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने ये देखो, क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज, जैसे मैंने बोला तुम लोग जर्नल एंट्री जो करते हो डेट वाइज करते हो, तो क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा, ठीक है। टेम्पोरल का मतलब टाइम बेसिस पे हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ऑफ ए कंपनी, अगर हम लोग किसी एक कंपनी का ईयर टू ईयर प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर रहे हैं या प्रॉफिट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे उस डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम बेसिस पे, ठीक है। हम लोग उस डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कैसे करना चाह रहे हैं, टाइम बेसिस पे। जियोग्राफिकल, ठीक है, या फिर जियोग्राफिकल जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया का वेदर, साउथ इंडिया का वेदर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जियोग्राफिकल वे में हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया का वेदर कैसा है, साउथ इंडिया का वेदर कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जियोग्राफिकल सीरीज, जियोग्राफिकल वे में डेटा का प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया का अलग अलग जो स्टेट्स है, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब भी जो हम लोग का स्टेट है, स्टेट वाइज हम लोग किसी एक कंपनी का मान लो बहुत सारे स्टेट में ब्रांच है, तो हम लोग क्या करें, उस कंपनी का अलग अलग स्टेट वाइज उसने क्या प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है,
वो हम लोग जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, जियोग्राफिकल वे में डेटा को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। स्टेट वाइज कर रहे हैं तो जियोग्राफिकल हो गया, ठीक है। जब हम लोग टाइम वाइज या डेट वाइज करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल या टाइम सीरीज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखो क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव तो मैंने पहले ही बोला था, उसको यहाँ पर कार्डिनल भी बोला जाता है, ठीक है। तो कार्डिनल डेटा मतलब जिस डेटा को हम लोग नंबर में दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन ए क्रिकेट टीम प्लेइंग इन कमिंग वर्ल्ड कप। मान लो जो वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें कितने सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो एक काउंटिंग होगा ना कि 2 खेल रहे हैं, 3 खेल रहे हैं, 4 खेल रहे हैं, तो वो हो गया कार्डिनल डेटा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डेटा। और क्वांटिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव का मतलब मैंने पहले ही बोला, एट्रीब्यूट्स होता है, फीचर्स होता है किसी डेटा का, नंबर नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल दिया वो हम समझा देते हैं, रेटिंग टॉप 10 सॉन्ग्स बाय रेडियो मिर्ची, ठीक है। रेडियो मिर्ची जो है, जैसे गाना आता है ना उसमें कि इस हफ्ते के टॉप 10 सॉन्ग्स ये है, ठीक है। तो सॉन्ग्स तो क्या है, सॉन्ग्स तो एक क्वालिटेटिव डेटा है, क्योंकि गाना का तो कोई नंबर नहीं होता है। गाना कैसे, मान लो एक गाना है ए बी सी, फिर है डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई, ठीक है, ये सब मान लो गाना है। अब मान लो ये रैंकिंग 1 है, ये रैंकिंग 2 है, ये रैंकिंग 3 है, तो ये जो गाने हैं, ठीक है, गाने के जो बोल है, लिरिक्स है, ये जो गाने हैं जिससे हम लोग गाने को आइडेंटिफाई करते हैं, ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। और जब हम लोग इसको क्वांटिटी, ये रेटिंग दे दिए, जब इस गाने में हम लोग रेटिंग डाल दिए, ठीक है, तो फिर वो क्या बन गया, क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर हो गया। तो वही मैंने पहले ही बोला था कि क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करेंगे तभी वो स्टैटिस्टिक्स में यूजफुल होगा, अदरवाइज यूजफुल नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ये देखो, ये एक लेडीज बनाया मैंने, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये मान लो, ठीक है। तो एक फीमेल है यहाँ पर और 3 मेल है, ठीक है। तो जब ये मेल फीमेल के हिसाब से जब हम लोग देख रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव हो गया। जब हम लोगों ने क्वांट कैलकुलेट कर लिया कि एक फीमेल और 3 मेल है, तो फिर वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डेटा में ट्रांसफर हो गया। अब ये स्टैटिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं। अब ये क्वालिटेटिव डेटा को कार्डिनल डेटा बोला जाता है, और क्वांटिटेटिव डेटा को क्या बोला जाता है, क्वालिटेटिव को ऑर्डिनल बोला जाता है। क्वालिटेटिव को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, ये याद रखना है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव को क्या बोला जाता है, क्वांटिटेटिव को बोला जाता है कार्डिनल, कार्डिनल डेटा, इसको बोला जाता है कार्डिनल डेटा, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव डेटा और कार्डिनल डेटा, क्वालिटेटिव डेटा और ऑर्डिनल डेटा, ये काफी आता है एग्जाम में, हमें पूछता भी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ और एक एग्जांपल भी है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ फुल मार्क्स 10, ठीक है। मान लो कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है आउट ऑफ 10, किसी को 7, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 9, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 4, ठीक है। तो 7 5 3 9 2 4, तो देखो 7 मिला है एक जन को, ठीक है, और 5 मिला है, ये देखो एक जन को, ठीक है, 3 मिला है, मान लो ये 3 दो जन को मिला है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है, 9 मिला है एक जन को, यहाँ पर 2 मिला एक जन को, 4 मिला है एक जन को। तो ये टोटल कर लिया कि टोटल जो टोटल कितना स्टूडेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्टूडेंट्स का यहाँ पर मार्क्स का डेटा मिल रहा है। तो ये भी हमारा कैसा डेटा हो गया, क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये क्वांटिटी में दिख रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी तो नाम से ही पता चलेगा जब डेटा क्वांटिटी में दिया रहेगा, लेकिन जब डेटा क्वालिटी में दिया रहेगा, यानी एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग दिया रहेगा, तो उसे हमें क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मोड क्या होता है। अब प्रेजेंटेशन कितने तरीके से होता है वो तो हम लोगों ने देख लिया, टाइम बेसिस पे होता है, जियोग्राफिकल बेसिस पे होता है, क्वांटिटी बेसिस पे होता है, क्वालिटी बेसिस पे होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, यानी कि कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब देखो प्रेजेंटेशन करने का मोड यानी मीडियम क्या क्या है, तो बोल रहे टेक्सचुअल, हम लोग टेक्स्ट के थ्रू से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां पर सारा चीज कैसे लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पैरा में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर का कोई भी, न्यूज़पेपर में कोई भी डेटा तुम लोग देखना चाहोगे, कोई भी न्यूज देखोगे तो वो तो पैरा वाइज, पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है। तो व्हेन टेक्स्ट इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ पैरा और सेंटेंस, जब पैरा या सेंटेंस का यूज करके चीजों को लिखा जाता है, या फिर बुक्स में जैसे लिखा हुआ है, तो वो कैसे डेटा का प्रेजेंटेशन किया हुआ है, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, ठीक है। तो क्या क्या होता है, पहला हम लिख देते हैं यहाँ पर टेक्सचुअल फॉर्मेट।
टेक्सचुअल फॉर्मेट, जैसे तुम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो या फिर अपने बुक्स में देखते हो, ठीक है। तो ये कैसे होता है, पैराग्राफ यूज करके, पैराग्राफ या फिर सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में जब हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि देखो मैंने क्या लिखा है, हाइट ऑफ एबीसी इज 160 सेंटीमीटर कॉमा 165 एंड 175 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मैंने यहाँ पर लिखा है कि एबीसी 3 पर्सन है जिसका हाइट है 160, 165, 175। अब टैब्यूलर या फिर टैब्यूलेशन मतलब टेबल फॉर्मेट में डेटा का प्रेजेंटेशन, ये देखो टैब्यूलर या फिर टैब्यूलेशन, टैब्यूलेशन ये दूसरा मेथड हो गया। टेबल फॉर्मेट में डेटा का प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो टेबल फॉर्मेट में यही जो लिखा हुआ है ना, हाइट ऑफ एबीसी, वो हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया और यहाँ पर हाइट लिख लिया, ठीक है। ए बी सी, क्या लिखा हुआ था, ए का 160 सेंटीमीटर, बी का 165 और सी का 175 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया टैबुलर या टैबुलेशन फॉर्मेट में डेटा का प्रेजेंटेशन। अब ये टेक्सचुअल से टैबुलर फॉर्मेट वो जो है वो काफी बेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हम लोग इजीली कंपेयर करने पे, काम पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा को बहुत आसानी से प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि जब टेक्सचुअल फॉर्मेट में होगा चीजों को पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। लेकिन देखो ना, अगर मुझे ऐसे लिखा हुआ हाइट ऑफ एबीसी 160, 165, 175, ऐसे तुम लोग को मैथ्स भी रहता है तो फिर पढ़ने में दिक्कत होता है ना, फिर 160 किसका था, ए बी या सी का, फिर देखोगे ए का था, तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर मुझे ये टेबल फॉर्मेट में ऐसे प्रेजेंट करके दे दे तो मुझे चीजों को समझने में कितना आसानी होगा, कंपेयर भी कर लेंगे भाई किसका सबसे ज्यादा हाइट है, किसका सबसे कम हाइट है। तो ये काफी इजी टू एक्सेस है, जबकि टेक्सचुअल फॉर्म इजी टू एक्सेस नहीं होता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इट इज प्रेफर्ड ओवर टेक्सचुअल फॉर्म, ये टेक्सचुअल फॉर्म से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, ठीक है। कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट डेटा हम लोग इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एरो देके एग्जांपल लिखा है, होल ईयर सेल ऑफ ए कंपनी, कंपनी का पूरे साल का सेल। अब सेल तो डेली बेसिस पे होता है, मतलब 365 डेज का मुझे डेटा लिखना है, तो कितना सारा डेटा हो सकता है, ठीक है। अब वो सारे डेटा को अगर हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखेंगे, सेंटेंस बना के, पैराग्राफ बना के, तो किसी भी लोगों के लिए वो रीड करके पढ़ना, समझना या उससे कोई कंक्लूजन लाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम टेबुलर फॉर्मेट में करेंगे, टेबल फॉर्मेट में करेंगे, तो वो जो रीड कर रहा है या जो डेटा कलेक्ट करेगा सभी के लिए काफी आसान होगा, डेटा कलेक्ट करके उसको लिखना भी, और जो डेटा को बाद में रीड करेगा उसके लिए भी आसान होगा। तो टेक्सचुअल फॉर्मेट जो है वो उससे ज्यादा प्रेफर होता है टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो, टेबल इज मोस्ट मस्ट टू क्रिएट फॉर ए डायग्राम, ठीक है। और टेबल से हम लोग डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद जो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो हम लोग डायग्राम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक टेबल नहीं बनेगा तब तक डायग्राम नहीं बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देखो, ये तो कॉस्ट ऑफ लिविंग था, हम लोगों ने इसके पहले का जो डेटा देखा था, ये देखो दिखाते हैं। ये देखो एनुअल रेनफॉल दिखाया था मैंने, ठीक है। ये देखो ये जो डायग्राम बनाया गया है ना, ठीक है, ये जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, बार डायग्राम, ये या फिर ये जो चार्ट वगैरह बनता है, तो वो कैसे बनता है पता है, टेबल से ही बनता है। जैसे तुम लोग अगर कभी डायग्राम बनाए हो, बार चार्ट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाए हो, तो वहां पर तुम लोग देख सकते हो कि टेबुलर फॉर्मेट में या न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखोगे ना, पहले टेबुलर फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा, उस डेटा को देख के ही जो है डायग्राम बनाए। ये देखो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा रहेगा, उस डेटा को देख के डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में भी देखते हो ना, डिमांड सप्लाई, तो पहले क्या दिखता है तुम लोग को, पहले एक टेबल दिया रहता है, उस टेबल के अकॉर्डिंग वो डायग्राम बना हुआ रहता है। तो डायग्राम बनाने के लिए टेबल तो जरूरी है, टेबल इज मस्ट टू क्रिएट ए डायग्राम। नो एनालिसिस पॉसिबल विदाउट डायग्राम। और डायग्राम जब तक नहीं बनेगा, एनालिसिस करना तब तक पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये देखो एक टेबल का फॉर्मेट बनाया गया है, ठीक है। और ये टेबल का फॉर्मेट को ना थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसका अलग अलग नाम होता है, ठीक है, कि कैप्शन क्या होता है, बॉक्स हेड क्या होता है। तो ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये लगभग चैप्टर हमारा हो चुका है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये टेबल के फॉर्मेट के पहले तक मैंने तुम लोग को पढ़ाया है, ठीक है। तो तुम लोग का टास्क ये होगा कि जो भी मैंने बोला है वो तुम लोग को पहले तो ये जो नोट है, ये इधर जो जैम बोर्ड में दिख रहा है, वो कॉपी करना है, हम सेंड कर देंगे, ठीक है। वो कॉपी करना है अपने कॉपी में, और जो भी पढ़ा है उसे देखना है। नेक्स्ट क्लास में जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम लोग करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जितना हो पाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।
ओके बाय मैम।